बिल्कुल ही अनटच रह जाता है। आज की वीडियो में इस एग्रीकल्चर को पूरा का पूरा बाय हार्ट प्रिपेयर करेंगे, जीरो लेवल से मास्टर लेवल तक। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, इन नोट्स को पढ़ने के बाद, आई एश्योर यू कि एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें स्टैटिक पार्ट प्लस एडवांस पार्ट प्लस करंट अफेयर प्लस बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स प्लस लेटेस्ट डाटा, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। इतना ही नहीं, ये सीरीज हमारी नॉन प्रीलिम सीरीज का पार्ट है, नाउ और नेवर। आपको पता होगा ये इनिशिएटिव इसलिए चलाया गया है कि इस बार इस सीरीज में 30 to 35 वीडियोस आएंगी, जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस को डायरेक्टली हिट करेगा। जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा, वहां से आप देखेंगे कि 70 to 75 टॉपिक्स हिट कर रहे हैं। मेक श्योर कि आप इस सीरीज को देखें और हर एक जो इसके नोट्स हैं बाय हार्ट उसको रट्टा मारें और समझें। चलिए शुरू करते हैं एग्रीकल्चर के साथ। एग्रीकल्चर, यहां से एग्रीकल्चर पूरा कवर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ कवर्ड होगा, ठीक है। देखो, एग्रीकल्चर में सबसे पहले समझने वाली तीन चीजें हैं कि एक होता है प्राइमरी एक्टिविटीज, एक होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज, एक होता है टर्शियरी एक्टिविटीज। इन तीनों को समझ जाओ, आधे से ज्यादा काम हो गया। प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं, बस आप मुझे ध्यान से सुनो, कोई नोट्स बनाने की नीड नहीं, कुछ नहीं करना है, बस सुनते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर दे देना। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटीज होता है जिसमें कोई भी काम होता है एक्सट्रैक्शन का या प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे कोई खेती कर रहा है, ठीक है, आप अपने गांव में जाओ, वहां पे देखो, या आपने किसानों को देखा होगा, वो लोग वीट की खेती कर रहे हैं ना, गेहूं उगा रहे हैं, कभी राइस उगा रहे हैं, कुछ ना कुछ जो खेत में कर रहे हैं, वो क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। फिशिंग, अगर कोई फिशिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, ये सब बेस्ट एग्जांपल्स है प्राइमरी एक्टिविटीज के। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो नॉर्मली हमारी लाइफ में हमारे किसान, जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है किसी चीज के बनने में, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। अच्छा, अब आप देखो, वीट जो है, वीट आप उसे घर पर लेकर आए, अब उसके ऊपर एक जो परत होती है उसको निकाल के ही आटा बनता है ना। वो जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ, मतलब आप रॉ मटेरियल तो ले आए, है ना, मतलब रॉ मटेरियल मतलब धागा तो ले आए, अब उससे कपड़ा आपको बनाना है ना। ये क्या होगा? सेकेंडरी। उसके नेक्स्ट स्टेप, उसका नेक्स्ट स्टेप, वीट है आपके पास, मैदा है आपके पास, उससे आपने ब्रेड बनाया, मैन्युफैक्चरिंग करी, है ना, इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। एंड नाउ द फाइनल इज टर्शियरी एक्टिविटीज, सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये क्या करता है ना, ये इन दोनों को सपोर्ट करता है। कैसे? ये क्या करता है? सर्विसेज देता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। जैसे दिल्ली, जैसे उत्तर प्रदेश के एक गांव में खेती हुई और वहां से ट्रांसफर होकर वो दिल्ली आया, बड़े पैमाने पर लोगों तक, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम था। अब यहाँ जो बिकेगा, बैंकिंग, जो पैसा, जो भी पैसा बैंक में रहता है, इंश्योरेंस जो करवाते हैं, ये सब एग्जांपल है टर्शरी। ये तीन एक्टिविटीज आपने समझ लिया, सिंपल। डाटा आपको ये दिख सकता है 2025-24 का, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, लेटेस्ट डाटा सब कुछ इन्वॉल्व है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझने वाली बात, बहुत ध्यान से सुनो, कान अपने खुले रखो, तो सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। हमारा देश, हमारा भारत देश एग्रीकल्चर के मामले में क्या क्या है, सुनो। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अप्रोक्सीमेटली हमारी जीडीपी में 16% का योगदान देता है। ये फिगर याद रखना, 16%, ठीक है। कितने परसेंट देता है? 16%। जब मैं पूछूं आपसे तो आंखें बंद करके आंसर दिया करो, देख के नहीं, क्योंकि आंखें बंद करके जब हम आंसर देते हैं तो हम एक्टिव रिकॉल करते हैं, और एक्टिव रिकॉल से परमानेंटली मेमोरी में सेव हो जाता है, आपकी रैम में सेव हो जाता है। नाउ अप्रोक्सीमेटली 16% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी फॉर फाइनेंशियल 24। अब सुनो, हमारे देश में अगर 100 लोग हैं तो 46.1% लोग कहाँ पे हैं? एग्रीकल्चर में। ये भी याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। द सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 16% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी एंड 46% ऑफ द पॉपुलेशन इस सेक्टर में रहती है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स आपसे, एग्रीकल्चर सेक्टर में लेस देन 50% लोग हैं हमारी कंट्री के, क्या बोलोगे? यस, ठीक है। 46.1% लोग हमारे एग्रीकल्चर में है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर इनकम जो है, अगर क्वेश्चन आता है बढ़ी है, तो मैं आपको बताऊं, इंक्रीज हुई है 5.23% एनुअली ओवर द पास्ट डिकेड। पिछले 10 साल में 2014 से अगर मैं बात करूं तो मैं आपको रियलिटी बताता हूं, हर साल 5.80% से हमारी ग्रोथ हो रही है अप्रोक्सीमेटली। तो मान के चलना, तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, 16% जीडीपी को दे रहा है, 46.1% पॉपुलेशन है, और लास्ट 5.2%, अप्रोक्सीमेटली 5 और 5.5% के रफ्तार से हम लोग अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं हमारे किसान। एज अ मेजर ग्लोबल सीरियल प्रोड्यूसर, हम बहुत बड़े सीरियल प्रोड्यूसर हैं। इंडिया अकाउंट करता है 11.6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल आउटपुट। तो अगर दुनिया में
100% सीरियल कहीं उगती है पूरे वर्ल्ड में तो उसका 11.6% सिर्फ हम अकेले उगाते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी था। अब आगे सुनो। स्टेट सच एज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एग्जिबिट हाई इरिगेशन कवरेज और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो इनके पास बहुत ज्यादा एरिया भी है और ये लोग करते भी खेती बहुत बढ़िया है। और इनके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं झारखंड और असम की, ये सिग्निफिकेंटली लैग करते हैं इरिगेशन कवरेज में, जो कि बिलो 20% है। और वहीं पे देखो पंजाब में 98% जगह पे खेती हो रही है, यहाँ 94%, यहाँ 84%, यहाँ 86%। तो क्या ये याद करना है? नहीं, आपने इसको सुन लिया, बस उतना बहुत है। बजट 2025-26 में एग्रीकल्चर के 9 न्यू मिशन आए थे, जिसमें से कुछ भी मत ध्यान रखो, बस एक चीज ध्यान रखो कि एक यूरिया प्लांट है जो असम में लगाया गया है। दूसरा मखाना बोर्ड बिहार में लगाया गया है। अब सुनो, बोर्ड भी बहुत तरीके के हैं, जैसे कॉफी बोर्ड कहाँ पे है, टी बोर्ड कहाँ पे है, कॉफी के उगने के लिए कौन सा एनवायरमेंट, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। हम नैम पढ़ेंगे इसमें, है ना। और ये अपना जितना भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सब कुछ A to Z चीज इसमें कवर्ड है। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में अगर मैं आ जाऊं तो एक होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब यहां से बहुत अच्छे से हमें रट्टा मारना है, चीजों को समझना है। प्रिमिटिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपने इंडियन मैपिंग की वीडियोस देखी हैं, इंडियन मैपिंग की पूरा डिटेल्ड कवर किया है, तो आपको पता होगा ये सब कुछ। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। ये लोग स्मॉल पैचेस यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स, जैसे हो, डाउ, डिगिंग स्टिक्स, इनको याद कर लो, इनको अच्छे से लो। आपने देखा होगा अयोध्या में खुरपा कहते हैं, खुरपा, खुरपी, है ना, हसुआ, हसिया। और ये जो वर्ड्स हैं ये यूपी के कोर वर्ड्स हैं। जैसे वहां पे ऐसे इस तरीके का कुछ होता है, लेट मी ड्रॉ, इस तरीके का कुछ होता है, यहाँ हैंडल लगा होता है, फिर इससे फसल काटते हैं। तो ये होता है हो, डाउ, डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। और आप देखेंगे कि पिताजी जो होते हैं, जो मेन किसान हैं, वो बुला लेते हैं अपने बेटे को, बेटी को, चलो अब वहाँ पे चरी, चरी आपने सुना होगा, चरी काटते हैं या फिर घास काटते हैं, जो भी आप समझो। अच्छा, इसमें ऑल्सो इंक्लूड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको कहते हैं, प्रिमिटिव को स्लैश एंड बर्न, जहां पे फार्मर क्लियर करते हैं लैंड, कोई भी पहले उगा हुआ है उसको हटा देते हैं, जला देते हैं, सॉइल फर्टिलिटी उससे कम होती है। जैसे ये हमारी जमीन है, इस पे कुछ उगा हुआ है, स्लैश एंड बर्न का यूज करके इसको हटा देते हैं, एंड देन इससे होता क्या है, फर्टिलिटी भी कम होती है, पॉल्यूशन भी होता है। प्रोडक्टिविटी इज लो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजर और मॉडर्न इनपुट। तो ये प्रिमिटिव है, तो क्या यहाँ फर्टिलाइजर मिलेगा? नहीं, ये लोग अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं। अब हमें नाम याद करने के, रीजनल नेम्स हमें याद करने स्लैश एंड बर्न के। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। अब देखो बहुत ध्यान से समझो कि जो अपना ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ ये जो असम है, ये असम, ठीक है, मिजोरम, मिजोरम नीचे है, नागालैंड, मेघालय यहाँ पे है। असम, मेघालय, मिजोरम और ये नागालैंड। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसको कहते हैं झूमिंग कल्टीवेशन, याद रखना, झूमिंग। मणिपुर में कहते हैं पामलऊ, मणिपुर में क्या कहते हैं? पामलऊ, पामलऊ। बस्तर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में क्या कहते हैं? दीपा। मध्य प्रदेश में बेवार और दहिया। आंध्र प्रदेश में पुड्डू और पेंडा। ओडिशा में पामा दाबी और कोमान और ब्रिंगा। अभी याद करवाता हूँ, अभी सुन लो पहले। वेस्टर्न घाट्स में कुमारी। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में वालरे और वाल्ट्री। हिमालयन, जो हिमालयन बेल्ट है उसमें खिल। झारखंड में कहते हैं कुरुरवा। ठीक है, अब समझते हैं कैसे याद करना है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसको कहेंगे झूमिंग। रिपीट आफ्टर मी। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। आंखें बंद करो। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, झूमिंग, झूमिंग। मणिपुर में पामलऊ, मणिपुर पामलऊ, मणिपुर पामलऊ, मणिपुर पामलऊ। मणिपुर में क्या होगा? पामलऊ। अच्छा, बस्तर और अंडमान में कहेंगे दीपा, बस्तर। अच्छा सुनो, हमने सुना ना बस्तर, ऐसे फील करो बस्तर एक बहुत डार्क जगह है जहाँ पे डाकू वगैरह आते हैं, फील करो। अंडमान भी हम कभी नहीं गए, काला पानी की जेल आई थिंक वहीं पे है ना, अंडमान निकोबार, तो काला पानी। तो क्या समझ आ रहा है, अगर हम वहां को थोड़ा उजाला कर दें, दीप रख दें, तो कैसा होगा? दीपा। तो याद रखना, बस्तर एंड अंडमान में दीपा, याद हो गया दीपा, गुड। मध्य प्रदेश में आ जाओ, हमारा देश का सेंट्रल पॉइंट यहाँ मध्य प्रदेश जो है अपना। इस मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं बेवार और दहिया। ठीक है, क्या कहते हैं? बेवार और दहिया। ठीक है, दही, मध्य प्रदेश में दही। ठीक है, मध्य प्रदेश में दहिया, दही, बेवार। आंध्रा में पुड्डू पेंडा, पुड्डू पेंडा। ठीक है, उड़ीसा में याद करो, उड़ीसा में पामा दाबी और कोमान और ब्रिंगा, तीन नाम है, पामा दाबी, कोमान और ब्रिंगा। पामा दाबी, कोमान और ब्रिंगा। देखो हर चीज को याद करने की ना ट्रिक नहीं होती है, तो बहुत बेवकूफ बनने की नीड नहीं है। फोकस करके पढ़ाई करो, ठीक है, बस याद, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको रिपीट करते रहो, याद हो जाएगा। अब जब आप वेस्टर्न घाट्स में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है,
तो वेस्टर्न घाट्स में आप जाते हैं तो आपको यहाँ क्या कहना है, कुमारी, इसको क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न, कुमारी इसका नाम है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आ जाओ, अपने राजस्थान के एरिया में अगर आ जाओ, तो जो अपना यहाँ का एरिया है, समझ लो अपना राजस्थान है, साउथ ईस्टर्न मतलब वो यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या कहते हैं, वालरे और वालत्रे, वालरे वालत्रे। हिमालयन बेल्ट में, हिमालय कितना सुंदर है, सब कुछ खिला खिला हुआ है, वहां खिल, ठीक है, खिल। झारखंड में कुरुआ, कुरुआ, ठीक है। इसके अलावा जो नाम हमें याद करने हैं, एम फॉर मिल्पा, एम फॉर मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। मिल्पा कहते हैं मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा, मिल्पा। रे इसका नाम है वियतनाम में, कोनुको इसका नाम है वेनेजुएला में, रोका इन ब्राजील, मसोलो इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया, ठीक है। याद कर लो, मिल्पा इन मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, यहाँ मिल्पा को, मिल्पा मतलब जो है वो इन दो जगह से यूज होता है। कोनुको इन ब्राजील, रोका इन सॉरी, कुनको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया, रेन वियतनाम। सर इतना डीप में क्यों पढ़ना जरूरी है? यस, रीजन उसका ये है इतना डीप में पढ़ने का कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप इसको याद रखें, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिमिटिव, तो आपने पढ़ लिया पुराना। अब आते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। व्हाट इज इंटेंसिव? कॉमन इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है ना, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, यूजेस हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन फॉर हायर यील्ड्स। अब आप खुद सोचो, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां इरिगेशन ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। इस चक्कर में अगर वो प्रिमिटिव यूज करेंगे, प्रिमिटिव जो पहले हमने पढ़ा, इतनी अच्छी यील्ड हो नहीं पाएगी। तो ये लोग बहुत ज्यादा बायोकेमिकल इरिगेशन ये सब यूज करते हैं कि बहुत अच्छी यील्ड हो, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू लैंड डिवीजन अक्रॉस generations, holdings are small, yet farmers maximize output due to lack of alternative livelihoods, increasing pressure on land। होता क्या है यहाँ पे, क्या होता है, जैसे समझ लो कि रमेश है, रमेश के हुए 6 बच्चे, 1 2 3 4 5 6। रमेश के पास थी 100 एकड़ की जमीन थी, ठीक है, 100 एकड़ की जमीन थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इनके समझ लो 10 बच्चे हैं, 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे तो होते थे पहले। इनके पास 100 एकड़ की जमीन है, तो इनके लिए तो पूरा पूरा पड़ गया। लेकिन जब इनके बच्चों का बंटवारा हुआ तो सबके हिस्से कितने आई, 10 10, ठीक है। फिर इनके दो दो बच्चे हुए, तब भी कितने आए, 5 5। इनके भी दो दो हुए, कितने, 2.5 2.5। तो हुआ ऐसा हाल है कि क्या हुआ है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, हो जाती है, कि जो लैंड का एरिया बहुत छोटा हो जाता है, और छोटे लैंड में ना खेती करना और हाई यील्ड की खेती करना बहुत टफ है। लेकिन तब भी वो लोग कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास ना अल्टरनेटिव है नहीं कुछ कि कहीं और से अर्न कर लें, समझ आ रहा है। तो वो लोग बहुत प्रेशर डालते हैं लैंड पे, जमीन पूरी खराब हो जाती है, मिट्टी पूरी अनुपजाऊ बन जाती है। फिर आता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग होती है एक्सटेंसिव यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स फॉर हायर प्रोडक्टिविटी है, इनका यूज करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में और इसमें क्या फर्क है, इसमें ये लोग खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये एक मार्केट लेवल पर पहुंचने के लिए कर रहे हैं, समझ आ रहे हैं। जैसे राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा, बट अ सब्सिस्टेंस क्रॉप इन ओडिशा, ठीक है, यहाँ उगा रहे हैं तो खुद के लिए, बट यहाँ क्या कर रहे हैं, बेचने के लिए। प्लांटेशन फार्मिंग क्या है, इसी कमर्शियल फार्मिंग है जहां पे एक सिंगल क्रॉप को एक बहुत बड़े एरिया में, समझ लो ये बहुत बड़ा एरिया है, एक सिंगल क्रॉप इसमें उगाई है, समझ आ रहा है। लिंकिंग एग्रीकल्चर विद इंडस्ट्री, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास आया, मैंने बोला, मान लीजिए आप रमेश हैं, मैंने आपसे बोला सर मुझे आपसे 1,000 टन गेहूं चाहिए। अब तो ठीक है सर, हमारे पास तो बहुत जमीन है, हम 10,000 टन भी दे सकते हैं, तो आप मेरे लिए या बेचने के लिए ना आप इसमें सिर्फ गेहूं गेहूं उगा दोगे, इसे कहेंगे प्लांटेशन फार्मिंग, समझ आया। अब देखो, इट रिक्वायर्स कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, आप लेबर भी बुलाओगे। विद ऑल प्रोड्यूस सर्विंग एज अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, दोगे अपना रॉ मटेरियल। मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स इन इंडिया इंक्लूड, हमारे देश में प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी हैं, जैसे असम में टी, नॉर्थ बंगाल में भी टी, कॉफी कर्नाटका, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब है, ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। हमें आज तक कभी भी जीवन में राबी, खारिफ और ज़ैद, ये 3 चीजें समझ नहीं आई, समझ भी आई तो याद नहीं हुई। चलो इसको आज याद करते हैं। पहले तो मान लो रबी का मतलब है विंटर क्रॉप्स। रबी, रबी में ऐसे हम ठंड में ऐसे करते हैं ना, हमारे होंठ कांपते हैं ऐसे, ऐसे धीरे धीरे हमारे होंठ हिलते हैं, र र र र र। इससे याद रखना कि हमारे जब होंठ कांपते हैं उसको कहते हैं विंटर आ गई है, ठीक है, विंटर, ठीक है। सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सर्दी हमारे यहाँ कब आती है, अक्टूबर से
कब तक रहती है? फेब एंड तक रहती है ना, या मार्च फर्स्ट वीक तक रहती है हमारे यहाँ सर्दी, नॉर्थ बेल्ट की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप जरा ध्यान से समझें तो ये जो फसल है, जब सर्दी की शुरुआत होती है तब इसको उगाया जाता है, मतलब ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसको उगा देते हैं। किसी को भी पकने के लिए, ठीक है, किसी भी फसल को पकने के लिए एटलीस्ट 5 to 6 मंथ लगते हैं। सही कह रहे हो सर। तो अगर अक्टूबर से दिसंबर में उगाएंगे तो अप्रैल टू जून में कट करेंगे, समझ आया? उसको निकाल लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे, समझ आया? वेरी गुड। तो ये दोनों पॉइंट ना बहुत अच्छे से याद रखो, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अच्छा, सर्दी की मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? गेहूं। ऐसे याद रखो, सर्दी में आपको रोटी खाने में बहुत मजा आता होगा, मीठा मीठा लगता होगा, है ना। गेहूं, बार्ले, मटर। आपने मटर गर्मी में देखी है? मटर सर्दी की देखो कितनी प्यारी होती है, मटर। ग्राम, मस्टर्ड, ये है राबी विंटर क्रॉप्स। रिपीट आफ्टर मी। वीट आपको अच्छा लगता है, पीज आती हैं, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, ठीक है। वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, इसको याद कर लो। वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, हो गया याद? वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, ठीक है। वीट दे दो, बार्ले दे दो, पीस दे दो, कितने ग्राम? मस्टर्ड, ठीक है, ऐसे, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब ये राबी होती कहाँ है, कहाँ होती है सर्दी? नॉर्थ बेल्ट, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हो गया। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन वो बेसिकली यहाँ की बात कर रहा है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू देयर सक्सेस। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया रबी विंटर क्रॉप्स में, इतना याद करो पहले। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्लोज योर आइज, मुझे बताओ कि इसको उगाया कब जाता है? हम्म अक्टूबर टू दिसंबर। इसे निकाला कब जाता है? अप्रैल टू जून, ठीक है। क्रॉप्स के नाम बताओ कौन कौन से? वीट, ठीक है, बार्ले, ठीक है, पीज, ओके, ग्राम, ओके, मस्टर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं ये आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, मैं कोई किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप आंसर दे रहे हो, तो मेक श्योर कि आप आंसर दो, ठीक है। की स्टेट्स कौन से हैं? क्या इसमें बिहार है? नहीं है। मेक श्योर इसमें बिहार नहीं है, गलती मत करना। पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन से ग्रीन रेवोल्यूशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू देयर सक्सेस, ठीक है। अब आ जाओ खारिफ क्रॉप्स पे। खारिफ को कहते हैं मॉनसून क्रॉप्स। अच्छा, मॉनसून क्रॉप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इसको ज्यादा पानी चाहिए होता है। लोगों को लगता है खारिफ क्रॉप मतलब समर की क्रॉप्स, जब पानी की नीड जिस क्रॉप को ज्यादा होती है उसके लिए ये। सोन विद ऑनसेट ऑफ मानसून, हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर। कब आता है मानसून? जून तक आता है, जून जुलाई तक। और काटा कब जाता है? सितंबर अक्टूबर तक। की क्रॉप्स क्या है? इसको याद रखना, जब मानसून आता है तब इसको उगाया जाता है कि अब हम इसको उगाएंगे। राइस, लगता है ना बहुत ज्यादा, और राइस को ही क्या कहते हैं? पैडी, पैडी। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर और अरहर। देखो ध्यान से, तुर को ही अरहर कहते हैं, गलती से गलती मत करना, तुर को अरहर कहते हैं। मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, याद कर लो। पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो जितने भी मूंग, उड़द, जितनी भी दालें हैं, है ना, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब किस में आ रही है? खारिफ क्रॉप्स में, याद हुआ। अब राइस ग्रोइंग स्टेट्स कौन से हैं, इनको याद करो पहले। असम जो है वो है अपना, वेस्ट बंगाल है इधर, ठीक है, उड़ीसा है नीचे, ठीक है, आंध्र प्रदेश है नीचे, तेलंगाना है इधर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे पहले, तो याद रखना, जो आंध्र प्रदेश में हो रहा है तेलंगाना में ऑटोमेटिकली होगा ही। तमिलनाडु में होगा, उसके साइड में केरला है, ठीक है। ऊपर कर्नाटका है, बट कर्नाटका में ना होकर ये सीधा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की कोंकण कोस्ट पे होता है। और उत्तर प्रदेश बिहार में है, याद हुआ। तो आप सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, अगर हम भारत को अपने बनाए तो ऊपर से स्टार्ट करो, यहाँ से, यहाँ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा है उत्तर प्रदेश, इसके साइड में बिहार, असम, नीचे वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद नीचे उड़ीसा, नीचे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र कोंकण कोस्ट, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा हैव आल्सो अडॉप्टेड पैडी, और पंजाब एंड हरियाणा ने भी अडॉप्ट किया है, वो भी कर रहे हैं, बट मेजर तो ये है, ठीक है। इन असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये जो नाम बताए, ऑस, अमन एंड बोरो, ग्रोन ईयरली। यहाँ पे असम में ऑस, वेस्ट बंगाल में अमन, उड़ीसा में बोरो, और ग्रोन ईयरली, ये तीन राइस क्रॉप्स के नाम है जो यहाँ उगाए जाते हैं। तो अगर नाम आ गया ऑस, अमन, बोरो, क्या है? दे आर टाइप्स ऑफ राइस, ठीक है।
अब आता है थर्ड, ज़्याद, समर क्रॉप्स। व्हाट इज ज़्याद? देखो ज़्याद, इसको कहेंगे समर क्रॉप्स, जो गर्मी में उगता है, जो गर्मी में, रबी और खरीफ के बीच में जो गर्मी का मौसम होता है ना, चट गर्मी का, वो उसमें मेजर क्रॉप्स इंक्लूड। अच्छा गर्मी है तो कैसे, फल फ्रूट, वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूक्यूम्बर, लेडी फिंगर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स। ठीक है सर, फॉडर क्रॉप्स क्या होती है अभी समझेंगे, देखते जाओ। अब जरा आप देखें कि ये एली क्रॉपिंग क्या है। देखो, चलिए यहाँ देखो, alley cropping is a variant of intercropping in which food crops are grown in alleys formed by hedgerows of trees or shrubs. Relay intercropping refers to growing two sets of intercrops one after another. What is this? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करे बिना इन दोनों को समझते हैं बहुत आराम से। ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये है ना, ये एले क्रॉपिंग है। एले क्रॉपिंग में, एले क्रॉपिंग में क्या होता है, एले, एले का मतलब है ए, ऐसा याद रखना। इसमें क्या करते हैं, खेत के बीच में ना, खेत के साइड में पेड़ उगा देते हैं और बीच में खेती करते हैं। इससे होता क्या है, सॉइल इरोजन कम होता है, ये पत्तियां यहाँ गिरती हैं, ऑर्गेनिक मैटर बनता है, पूरा प्रोसेस होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह का, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, मिट्टी बहके नहीं जाती है, पानी आता है तो ये होता है एले क्रॉपिंग। वहीं अभी जब मैंने आपको बताया रिले क्रॉपिंग क्या है, एक मिनट रुको, देखो फिर हमने देखा रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में ये होता है सर कि जैसे अपना खेत है, खेत में ना हमने गेहूं उगा रखा है पहले से ही, अब इसको काटना है हमें, समझ लो 2 महीने बाद, तो हम क्या करेंगे, काटने से 1-1.5 महीने पहले ही कोई और खेती बीच में कर देंगे। क्यों? क्योंकि जमीन जो है इस वक्त ग्रोइंग स्टेज में है, हम पहली खत्म होने से पहले दूसरी उगा देते हैं, टाइम भी बचता है, तो इसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग। एले रिले, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। तो अब कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं सीरियल्स क्या होते हैं। सीरियल्स वो होते हैं जिसमें कार्ब्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे राइस, व्हीट, ओट्स, बार्ले। रट्टा मारो, सम कॉमन ग्रुप्स ग्रोन इन इंडिया, रट्टा मारो बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। सीरियल्स में क्या होता है, कार्ब्स होता है, राइस, व्हीट, ओट्स, बार्ले, राइस, व्हीट, ओट्स, बार्ले, राइस, व्हीट, ओट्स, बार्ले। चलो, रबी क्रॉप्स कौन कौन सी थी, व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। वहीं खारिफ मानसून क्रॉप्स में कौन सी थी, बताओ, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। जब मैं ये पूछ रहा हूँ तो आंखें बंद करके अगर आंसर नहीं कर रहे तो भूल जाओगे तुम्हें कुछ याद हो रहा है। ठीक है, नाउ मिलेट्स में क्या है, मेज, सोरघुम, पर्ल मिलेट, ये तो सबको याद है, मेज, सोरघुम, पर्ल मिलेट क्या होता है, मिलेट्स होता है। अच्छा, दाल में क्या आता है, लेग्यूम्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, चिकपी, पिजनपी, मूंग, चिकपी, पिजनपी, मूंग, पी आ रहा है ना लास्ट में, पी, पी, मूंग, ये ठीक है। अच्छा, ऑयल सीड में कौन सा आता है, मस्टर्ड, आई थिंक ये सरसों का तेल होता है, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, याद रखना। रूट क्रॉप्स होते हैं जिसके अंदर नीचे से रूट्स होते हैं, तब उनको निकालते हैं जमीन से, स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश। ठीक है, ट्यूबर क्रॉप्स कौन से, ट्यूबर, पोटैटो, टेपियोका, ग्रोज वेल इन लेटराइट सॉइल, रट्टा मार लो। ट्यूबर क्रॉप्स वो होती हैं जैसे पोटैटो, जैसे टेपियोका। ठीक है, पोटैटो, टेपियोका, ग्रोज वेल इन लेटराइट सॉइल्स। व्हाट इज टेपियोका, सर्च करके एक बार देखो क्या है टेपियोका। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो और जाओ देखो और कमेंट करके बताना टेपियोका क्या है। शुगर क्रॉप्स क्या है, शुगर केन, बीट रूट। शुगर क्रॉप्स क्या होते हैं, शुगर केन और बीट रूट, शुगर केन और बीट रूट, शुगर केन और बीट रूट। शुगर क्रॉप कौन से थे, जिसमें शुगर हो, बीट रूट हो। ठीक है, फॉडर, फॉडर मतलब देखो, फॉडर मतलब जो गाय भैंसे चारा खाती हैं, बरसीम, बरसीम समझा, चरी, वो पत्तियां होती है ना ग्रीन कलर कैसे उगी होती है, चरी, है ना। फाइबर क्रॉप्स कौन से होते हैं, जैसे कॉटन, जूट। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन से थे, टी, कॉफी, रबर, बनाना, कोकोनट। अच्छा सुनो, टी बोर्ड कहाँ पे है, यहीं पे रट्टा मारो, टी बोर्ड असम में है। टी बोर्ड कहाँ है, 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 असम, असम टी बोर्ड। ठीक है, कॉफी बोर्ड कहाँ है, कर्नाटका। कॉफी बोर्ड कहाँ है, कर्नाटका। क से कॉफी, क से कॉफी, क से कर्नाटका, क से कॉफी, क से कर्नाटका। रा से रबर, क से केरला, रबर, केरला। मुझे पता है थोड़ा नहीं मिक्स नहीं हुआ, पर याद करो। केरला में कौन सी उगाई जाती है, रबर। देखो, ये देश है अपना, यहाँ कर्नाटका है मान के चलो, यहाँ कर्नाटका कॉफी, उसके जस्ट नीचे हमने केरला में बनाना उगाया। बनाना मतलब यहाँ भी क्या होगा, केरला बनाना, सॉरी, रबड़, रबड़, रबड़ उगाया केरला में। और बनाना उगाएंगे उसके जस्ट साइड में तमिलनाडु में। ठीक है, कोकोनट बोर्ड कहाँ है पता है, हैदराबाद में, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज इन हैदराबाद, एंड इफ आई एम रॉन्ग प्लीज कमेंट करके बताओ कहाँ है। जहां तक है हैदराबाद में कोकोनट बोर्ड। तो टी बोर्ड है असम में, कॉफी बोर्ड है कर्नाटका में, रबड़ है केरला में, बनाना है तमिलनाडु में, कोकोनट है हैदराबाद में।
अब आती है कुछ और क्रॉप जो हमें समझने की नीड है, जैसे है स्टार्च क्रॉप्स। स्टार्च इज अ पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस ग्लूकोज यूनिट्स जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो ये सब याद करने की नीड नहीं है, नहीं पूछेगा। स्टार्च क्रॉप्स कहते हैं जिसमें स्टार्च पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बस इतना समझ लो। पोटैटो, टेपियोका, कसावा इसका पार्ट है, ठीक है। फॉरेज क्रॉप्स को क्या है? दीज क्रॉप्स आर ग्रोन स्पेसिफिकली टू बी ग्रेज्ड बाय लाइव स्टॉक। जो हमारी लाइव स्टॉक इसको खा, ये इसलिए उगाई जाती है कि इसको खा सके, ठीक है। इनको कहते हैं फॉरेज क्रॉप्स। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये बरसीम वगैरह, ये इसमें आता है, जैसे सच एज क्लोवर और अल्फा अल्फा, कट एंड ड्राइड फॉर फॉडर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दो तरीके की क्रॉप्स है, एक ट्रॉपिकल है, एक टेम्परेट है। एक ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाई जाती है, एक टेम्परेट रीजन्स में। कौन कौन सी ट्रॉपिकल, कौन सी है? ऐसी क्रॉप्स जो गर्म और हॉट क्लाइमेट में उगाई जाती है, जैसे राइस, शुगर केन, ज्वार। क्यों? क्योंकि बारिश की ज्यादा जरूरत है, टेम्परेचर भी हाई चाहिए, समझ आ गया। और टेम्परेट होते हैं जिनको ठंडे में, वीट, ग्राम, ओट्स एंड पोटैटो। अगर इनको रबी और खरीफ के तौर पर देखें, रबी और जैद के तौर पर देखें, तब भी वही सेम है, बस नाम चेंज हो गया, समझ आ गया। इसको क्लाइमेट के बेसिस पे क्लासीफाई किया है, ठीक है। अब देखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स। एक होता है सीजनल, टू सीजनल, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, ठीक है। लिटरली दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि एग्रीकल्चर अगर मैं कवर करवा रहा हूँ ना, तो मेरा ये मानना है कि आपको कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। कल को आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आपसे कोई कुछ भी पूछे तो आप उसका आंसर जानते हो। यूपीएससी जो पूछेगा आपको आता है, पीएससी जो भी पूछेगा आपको आता है, ठीक है। सीजनल क्रॉप्स, अ क्रॉप विच कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन वन सीजन। जैसे एक ही सीजन चाहिए उसको, राइस, ज्वार, वीट। जो दो सीजन लेती है, जैसे कॉटन, टर्मरिक एंड जिंजर, ये बड़े टाइम लेते हैं। एनुअल, पूरे साल में तैयार होते हैं। शुगर केन, बाय इनियल, क्रॉप विच टेक्स 2 ईयर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। बनाना एंड पपाया, समझ आया। पेरिनियल, क्रॉप्स विच लिव फॉर सेवरल ईयर्स, जैसे फ्रूट क्रॉप्स, मैंगो ट्री है, सेवरल ईयर्स, मैंगो, गुआवा, ये सब, ठीक है, ठीक है, याद हो गया, हो गया। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स। डर गए ना? इतने से वर्ड से डर गए, अब देखते जाओ। दो तरीके के हैं, एक मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट में एक सिंगल सीड होता है, डाइकॉट में दो सीड होते हैं, बस। इसके अलावा सब भूल जाओ। भूल गए? डी फॉर दो। अब सुनो, मोनोकॉट और डाइकॉट दिखाता हूँ। आपने टच भी किया, ये है बनाना लीफ। इसकी लीफ देखो पैरेलल रन करती हैं, है नहीं पैरेलल? ये देखो पैरेलल, पैरेलल दिख रहा है? जूम कर देता हूँ, अब दिख रहा है? ये पैरेललनेस दिख रहा है, इसे कहते हैं मोनोकॉट। डाइकॉट में क्या होता है? ऐसे ना रन करके, ये देखो कैसे रन करती है, इसमें ना फाइब्रस, देखो फाइबर सा दिख रहा है, जालीदार दिख रहा है ना। और ये देखो जालीदार दिख रहा है, सिंपल। ये जालीदार जो है ये है डाइकॉट। इसमें दो सीड्स कॉटिलेडॉन्स होते हैं, इसमें वन सीड कॉटिलेडॉन होता है। ये पैरेलल रन करती है, पैरेलल रन नहीं कर रही है, फाइब्रस है, समझ आ गई? वेरी गुड। उसके बाद देखो, जियोग्राफिकल इंडिकेशन में इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड फूड स्टफ्स ओरिजिनेटिंग इन स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन्स। व्हाट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन? कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना तो उसको ब्रेक करा करो। व्हाट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन? द जियोग्राफिकल इंडिकेशन में हम देखते हैं कि जैसे अपना ये मैप है, तो अगर आप मैप को ध्यान से देखो तो जम्मू कश्मीर में कोई तो चीज बहुत बढ़िया उगती होगी जो वहां की स्पेशलिटी होगी, उत्तर प्रदेश की अपनी होगी, बिहार की अपनी होगी, उड़ीसा की अपनी होगी, वेस्ट बंगाल की अपनी होगी, राजस्थान की अपनी होगी, यहाँ पंजाब की अपनी होगी। ऐसे करके अगर आप देखें तो हरियाणा की अपनी होगी, है ना। मैं कहना क्या चाहता हूँ, व्हाट इज द पॉइंट हियर? पॉइंट ये है कि हर स्टेट की अपनी एक स्पेशलिटी है जो वहीं उगती होगी, जो वहां की सबसे बेस्ट चीज बनती होगी। जैसे कल्हाड़ी कुलचा, अगर आप, मैं नहीं कह रहा उसको जीआई टैग मिला, कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे कल्हाड़ी कुलचा जो है वो जम्मू कश्मीर का बहुत फेमस है, अगर आपने खाया हो तो, है ना। आगरा के पेठे बहुत फेमस हैं, बट जीआई टैग किसको मिला है? जीआई टैग का मतलब है जिसे गवर्नमेंट रिकॉग्निशन दे दे कि भाई ये है यहाँ का बेस्ट। रिकॉग्निशन देने से होगा क्या? मान के चलो आप गए जेएनके, ठीक है। वहां का मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर राजमा जो है, ये इसको जीआई टैग मिला है, एक है उसको मिला भी हुआ है। अगर इसको जीआई टैग मिला हुआ है, या दार्जिलिंग के टी को जैसे मिला हुआ है, तो आप दार्जिलिंग जाओगे तो आप सोचोगे मैं ये टी पीऊं, तो वहां पे जब टी पियोगे ना, तो एक तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है माइंड में हमारे, दूसरा हम उसके लिए ज्यादा पैसे भी देने के लिए तैयार हैं, तीसरा जब इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखते हैं ना इसको, तो इंडिया ने जीआई टैग दिया है तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या किस किस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्निशन दिया जीआई टैग्स का। कश्मीर के सेफ्रॉन का, जम्मू एंड कश्मीर में है सेफ्रॉन। मणिपुर में ब्लैक राइस का मणिपुर। मणिपुर में, याद रखना, जब अंधेरा होता है तब उसके लिए मणि रखते हैं, मणि उसको उजाले में डाल देता है। तो मणिपुर ब्लैक राइस मणिपुर में। गोविंदा भोग राइस वेस्ट बंगाल। गोविंदा भोग, सॉरी, गोविंदा भोग
गोविंदा भोग राइस कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल में। अच्छा पता है ना आपको, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, भूलना मत। एक है गोविंदा भोग राइस, वो वेस्ट बंगाल में फेमस है। दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल में फेमस है। बीकानेरी भुजिया, ऑफ कोर्स जब भुजिया की बात आती है तो हमें अमिताभ बच्चन याद आते हैं। और बीकानेरी भुजिया कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, हमारे हिवड़ा में नाचे मोर रे मूवी देखिए ना, उससे याद रखना बीकानेरी भुजिया राजस्थान। कंधमल हल्दी, कंडमल हल्दी, ये जो हल्दी है कंधमल हल्दी, इसको याद रखना उड़ीसा में है। कोडाई कनल मलाई पुंडू, अच्छा देखो कोडाई कैनल, कनाल है ना, मलाई पुंडू तमिलनाडु। अगर आप लोग कभी दिल्ली में सुंदर नर्सरी गए हो, सुंदर नर्सरी, वहां पे ना कार्नेटिक कैफे है, मुझे नहीं पता आप लोग गए हो या नहीं गए हो। कार्नेटिक कैफे में ना एक पड्डू करके मिलता है। दोज हु आर हियर फ्रॉम साउथ इंडिया, आपको पता होगा पड्डू, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग आई डोंट नो, बट यस उसका नाम पड्डू है। वो ऐसे गोल लड्डू की तरह दिखते हैं। फैबुलस टेस्ट, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतनी बेहतरीन चीज बहुत रेयरली खाई है, इतना बढ़िया है। देखो कंडामहल हल्दी उड़ीसा में मिलती है, कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में, पलानी पंचमृतम, अच्छा पंचमृत, जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है या हिंदू ट्रेडिशन में पंचअमृत बनता है, आपको पता हो तो, है ना, उसमें दही होता है, तुलसी की तुलसी माता की पौधे की पत्तियां होती हैं, और कुछ चीजें और पड़ी होती हैं, आई एम नॉट अवेयर मच अबाउट दैट। बट जो पंचामृतम है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है। एक है गुलबर्ग तुर दाल, गुलबर्ग तुर दल कर्नाटका में है। चलो इसको याद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ मुझे, कश्मीर का सेफ्रॉन कहाँ पे फेमस है? जम्मू एंड कश्मीर की। मणिपुर ब्लैक राइस, सॉरी मणिपुरी हटाते हैं, ब्लैक राइस कहाँ पे है? मणिपुर में। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि बीकानेरी भुजिया कहाँ की है? ठीक है, राजस्थान की है। दार्जिलिंग की टी कहाँ पे है? ठीक है, वेस्ट बंगाल की है। मुझे बताओ कि कोडाई कैनाल कहाँ पे है, मतलब कोडाई कैनाल मलाई पुंडू कहाँ पे है? तमिलनाडु, 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 तमिलनाडु। ठीक है। पलानी पंचमृतम का है, पंचमृत तमिलनाडु, दोनों ही पंचमृत तम 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 तम, यहाँ थम आ रहा है ना, थम 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 तमिलनाडु, थम 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 तमिलनाडु। गुलबर्ग तु गुलबर्ग तुर कर्नाटका, गुलबर्ग बर्ग बर्ग कर कर बर्ग कर बर कर बर कर्नाटका। ठीक है। कोडाई कनाल तमिलनाडु, कंडहमल उड़ीसा। मेरे को एक एक क्वेश्चन का आंसर दो, गोविंद भोग राइस कहाँ का है? गोविंद भोग, गोविंद को भोग लगा रहे हैं ना, वेस्ट बंगाल। ठीक, रुको आप, चल। कुछ मेगा फूड पार्क्स हैं हमारे देश में, कुछ मेगा फूड पार्क्स हैं हमारे देश में, इनको याद करते हैं कहाँ कहाँ है। जैसे हरियाणा में है, सोनीपत में। ठीक है, हरियाणा, ऐसे स्टेट का नाम याद कर लो। हरियाणा में है, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट पूछेगा नहीं, बट फिर भी देख लो। हरियाणा में है, बिहार में है, यूपी में नहीं है। यूपी इतना बड़ा है तब भी नहीं है, यूपी इतना बड़ा है तब भी नहीं। लोगों को लगता है नोएडा में होगा, यूपी बहुत बड़ा होगा, नहीं है, नहीं है, नहीं है। राजस्थान बहुत बड़ा है लेकिन नहीं बनाया, राजस्थान यूपी में नहीं बनाया है। हरियाणा में है, बिहार में है, हरियाणा बिहार, हरियाणा बिहार, हरियाणा बिहार, पंजाब पंजाब, पंजाब हरियाणा बिहार, पंजाब हरियाणा बिहार। ठीक है। उसके बाद आ जाओ गुजरात, 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 जेठालाल। तो फूड, जेठालाल को फूड 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 खाने का शौक है, गुजरात। ठीक है। गुजरात के टच में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के टच में मध्य प्रदेश। ठीक है। गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तीनों में है, गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है। कर्नाटका में नहीं है, केरला में है, तेलंगाना में है। ठीक है। आंध्रा में है तो याद रखना तेलंगाना में होगा ही, तमिलनाडु में है, केरला में है। कर्ण कहाँ नहीं है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं है, हटा दो। ठीक है। इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात एंड पंजाब। चल अब देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, एक ना बहुत बेहतरीन मैंने एक कहावत सुनी है, अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा बताता हूँ आपको। कहावत ये है कि जब किसान के बेटे को गोबर से बदबू आने लग जाए तो समझ जाओ कि देश में तबाही आने वाली है, देश में भुखमरी आने वाली है। इसीलिए मुझे बताओ कि एवरी ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ वीमेन फार्मर्स डे 15 अक्टूबर। क्यों? अगर आज आप गांव जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो आदमी है वो बाहर शहर कमाने चला गया है ना, और जो वाइफ है, जो माता है, वो घर पे, जब जो बेटियां हैं वो घर पे खेती करती हैं, है ना, खेतों में जाती हैं। इसलिए 15 अक्टूबर को डिक्लेयर किया गया कि विमेन्स फार्मर्स डे मनाया जाएगा। कौन सा? 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। ठीक है। चलो अब एक एक करके ना, राइस, सारी क्रॉप्स किस एनवायरमेंट में उगती हैं, उनका क्या रोल है, वो सारा पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। राइस,
राइस एक स्टेपल फूड क्रॉप है मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। स्टेपल फूड क्रॉप का मतलब क्या होता है? जिसको हम खाते हैं, जो हमारे मतलब खाने का मतलब है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज यूज करते हैं, ठीक है। राइस एक स्टेपल फूड क्रॉप है, ठीक है। और कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चीन के बाद, चाइना के बाद, चीन जिनपिंग के बाद सबसे ज्यादा राइस हम उगाते हैं। सबसे ज्यादा राइस नरेंद्र मोदी जी उगाते हैं। समझ आ गया? समझ आ गया। तो याद करवाने के लिए बोला है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। राइस कैसी क्रॉप है? बहुत हॉट है ना? बहुत प्यारी क्रॉप है, दिखने में हॉट है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस का इसको टेम्परेचर चाहिए और 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए एनुअली। मतलब बारिश भी ठीक ठाक होनी चाहिए और टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। समझ आ गया? राइस को हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल, तीनों चीज, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल, तब वो पकता है। और ये बेस्ट किस में होता है? एलुवियल क्लेई सॉइल में, विच कैन रिटेन वाटर, जो वाटर को रिटेन कर पाए, पकड़ पाए। क्या याद हुआ? तो मोटी मोटी चीज क्या है? राइस एक स्टेपल फूड क्रॉप है। 25 डिग्री सेल्सियस, 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल चाहिए, ठीक है। और एलोवियल सॉइल में ग्रो करती है, ठीक है। हो गया, खारिफ क्रॉप है। चाइना के बाद हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। डन। कौन सी तारीख को हम वीमेन फार्मर्स डे मनाते हैं? बताओ। 15 अक्टूबर। वेरी गुड। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इन इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन्स, ठीक है। कैनाल इरिगेशन के थ्रू, मतलब आप, अच्छा आप गाँव गए हो, आपने ट्यूबवेल्स देखा है? मुझे बताओ, ट्यूबवेल्स में नहाया है? कितना मजा आता था ना ओल्ड डेज में, जब ट्यूबवेल्स चलती थी। मतलब एज ऑन अ वेरी पर्सनल नोट, जब हमारे गांव में जब ट्यूबवेल्स चलती थी, हमारे दादाजी चलाते थे। अब तो खैर वो नहीं चलाते हैं, अब तो चीजें बदल गई हैं। तो जो ट्यूबवेल्स थी उसमें जब हम लोग कूद के नहाते थे, नहाना, फिर वो पानी खेत में जाना, दैट फीलिंग यार, क्या मजा आता था। कैनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल्स, इसकी वजह से राइस बहुत अच्छे से ग्रो होता था। और मैं अब सच सच कहूँ तो इन्हीं की वजह से शुगर केन भी वहां उगता है। रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब आते हैं गेहूं की खेती पे। आप खाएंगे रोटी, इसको कहते हैं राबी क्रॉप। आपको पता है, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ठंडा, ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। अगर उसको पकना है तो उस पर धूप लगनी चाहिए अच्छी, है ना। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, ठीक है। 50 से 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, मतलब कि रेनफॉल राइस से कम चाहिए। वहां 100 सेंटीमीटर चाहिए थी, यहाँ 50 to 75 सेंटीमीटर, एवरी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। याद हुआ? टू इंपॉर्टेंट वेट ग्रोइंग जोन है हमारे देश में, गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऊपर की बात कर रहा हूँ, एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। और ये अपना जो डेक्कन का एरिया है ना, यहाँ पे ब्लैक सॉइल रीजन में वीट होता है। ब्लैक सॉइल क्या करती है ना, पानी को बहुत अच्छे से पकड़ लेती है, इसलिए यहाँ पे उगा सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू टू थिंग्स अगेन, रिपीट आफ्टर मी। wheat is a rabi crop. It requires a cool growing season, bright sunshine at the time of ripening, well drained loamy soils, 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, ठीक है। दो प्लेन, गंगा सतलज प्लेन्स और ब्लैक कैटन एरिया जो है डेक्कन का, वहां पे, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मेरे को ऐसा लगता है राइस और बहुत सारी क्रॉप तो ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश उगाता ही उगाता है, तो कभी डाउट ही नहीं करना चाहिए। तो देर आर टू थिंग्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान, ठीक है। ये मेजर एरिया है, ठीक है। कहाँ कहाँ उग सकती है ये बात नहीं, उग तो हर जगह सकती है, फैसिलिटी लगा दो और टेक्नोलॉजी, उग तो हर जगह सकती है। मेजर एरियाज कौन से, वो आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ मिलेट्स पे। मिलेट्स, इसको कहते हैं कोर्स ग्रेन, ठीक है। ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। मिलेट्स की सबसे खास बात पता है क्या है? इसको ना बहुत फर्टाइल लैंड चाहिए नहीं, इसको बहुत पानी नहीं चाहिए, ये बहुत कम चीजों में हो जाती है। समझ आया? आपने कभी सोचा विदर्भा का जो रीजन है, सब जहाँ पे ड्रॉट आते हैं, लोग वहां पे मरते क्यों है? लोग वहां पे, फार्मर्स हमारे सुसाइड क्यों करते हैं? बिकॉज हमारे यहाँ एमएसपी बहुत फॉल्टी है, फॉल्टी एमएसपी पॉलिसीज है। सोचो, ये देश है ना। अब यहाँ का जो एरिया है, ऐसे समझो यहाँ का जो एरिया है, ये नहीं सपोर्ट करता राइस और वीट को। एग्जाम्पल ले लो, नहीं करता है। सरकार सबसे ज्यादा एमएसपी इन पे देती है, तो वहां के लोग भी इन्हीं को उगाते हैं। क्रॉप हो जाती है फेल, और जैसे ही क्रॉप फेल होती है, वो हो जाते हैं बेचारे पागल कि यार इतना पैसा हमने खर्च किया और ये रिजल्ट है। फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, ना बैंक उनको लोन दे के राजी, ना उनके पास कोई पैसा, उनका घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे होगी, बच्चे खाना कैसे खाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर उनको एक ही रास्ता दिखता है, सुसाइड। समझ आया? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो एमएसपी फॉल्टी है भाई, आप राइस एंड वीट ऊपर के एरिया में दो जहाँ राइस एंड वीट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दूसरे तरीके से दो कि इनको भी हेल्प हो। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि रमेश, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा अगर तुम वीट उगाओगे, तो आप और आपकी जमीन बिल्कुल बंजर है, लेकिन आप 100 रुपए के लिए उगाओगे। अगर वो फेल हो गई तो नहीं दूंगा कुछ, मैंने ये भी बोला है। लेकिन तब भी आप सोचो कि नहीं, उगा देता हूँ शायद हो जाए। समझ आया? क्रॉप फेलियर, लेट मी टेल यू, ये सिर्फ एरिया का फॉल्ट नहीं होता, एमएसपी का बहुत बड़ा रोल है इसमें।
ठीक है, चलिए। अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना, इनको लो रेनफॉल चाहिए, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर और एडुकेट रेनफॉल है, मतलब इनको नॉर्मली रेनफॉल मिल गई तो ठीक है, काम चल जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। समझ आ गया रागी किसमें है, इसमें। ज्वार, ठीक है। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरियन प्रोडक्शन, ठीक है। रेन फेड क्रॉप्स मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड इरिगेशन। ये ऐसी जगह उग जाती है जहां पे ना रेन फेड का मतलब होता है जहां बारिश नहीं आती है, वहां पे उग जाती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से, अपना महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र, मध्य। तो महाराष्ट्र, मध्य साथ में, कर्नाटका, आंध्र साथ में, और कर्नाटका, आंध्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, चार। बाजरा सैंडी सॉइल में होता है, शैलो ब्लैक सॉइल में। बाजरा बी से याद रखना, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, ठीक है। राजस्थान में आ जाओ, बाजरा ऊपर राजस्थान में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, वहां खाते ना बाजरे की रोटी दे मक्के दी रोटी दे सरसों का साग, ऐसा कुछ कहते हैं। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स, ठीक है। कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। क्या सर इतना डिटेल में याद करना जरूरी है? नहीं, ओवरऑल आइडिया मिल गया कैसी है, बस बात खत्म। अब आ जाओ मेज पे। मेज है मक्का, मक्का, मक्के दी रोटी, मक्का, मेज, मक्का। ये फूड और फॉडर दोनों तरीके से यूज होती है। हम फूड भी खा लेते हैं और चारा भी डाल सकते हैं। क्यों? जैसे आपने भुट्टा देखा होगा, भुट्टे का पेड़ देखा होगा, भुट्टा जब लटकता है ऐसे, तो भुट्टा तो हमने खा लिया, ये जो प्लांट की पत्तियां होती है ये जानवरों ने खा ली। खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। अभी जो मक्का है ये किसको कितना टेम्परेचर चाहिए? इतना, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, और ये ओलिवियम, ओल्ड एल्यूवियम सॉइल में बहुत अच्छे से उगती है। स्टेट्स हैं जैसे बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में ना, वैसे तो ये खारिफ है, वैसे तो ये खारिफ है, लेकिन बिहार में ना इसको रबी सीजन में भी उगा देते हैं, ठीक है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। मेज इज ग्रोइंग इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको। चलो, मुझे बस एक सिंपल सा आंसर दे सकते हो तो दे दो। मुझे बस ये बता दो कि मेज क्या है, खारीफ है या राबी है? ठीक है, खारीफ है। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर राबी की तरह उगाई जाती है? बिहार, ठीक है। मुझे ये बताओ कि कितना टेम्परेचर चाहिए? 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। न्यू एलुवियम चलेगा या ओल्ड एलुवियम सबसे बेस्ट रहेगा? ओल्ड एलुवियल सॉइल। अब समझ आया? अब आ जाओ पल्सेस पे। पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या है ना, इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। पल्सेस, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड भी है। दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। भाई अब जो वेजिटेरियन है मेरी तरीके से भी यार, हम तो एग भी नहीं खाते हैं, ठीक है। एज अ ब्राह्मण हमें मतलब ऐसा नहीं है कि अलाउ नहीं है, स्टार्टिंग से हमने कभी एग, नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल भी नहीं। तो अपने पास क्या है, एक यही सोर्स है पल्सेज। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ pulses in the world. These are the major sources of protein in a vegetarian diet. Major pulses that grown in India are tur, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम, ठीक है। हम जाते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमारी मम्मियों को बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी क्या दाल होती है। पल्सेस को लेस मॉइस्चर से और सर्वाइव कर सकती है इवन ड्राई कंडीशंस में। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एमएसपी में मिलेट्स और पल्सेस को प्रमोट करें ना सबसे ज्यादा अच्छे से, राइस और व्हीट रख लेते हैं ऊपर नॉर्थ बेल्ट एरिया के लिए जहां जहां सपोर्ट कर रहा है, और इनको कर लेते हैं उसमें जहां जहां ये सपोर्ट कर रही है। मैं आपसे सच बता रहा हूँ, देश की 90% प्रॉब्लम रिलेटेड टू फार्मिंग सॉल्व की जा सकती है। Pulses need less moisture, ठीक है। Being leguminous crops, all these crops except अरहर help in restoring soil fertility। अब ये लाइन ना आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। क्यों? क्योंकि पल्सेस एक ना लेग्यूमिनस क्रॉप से क्या करती है ना, ये ना नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ना क्या करती है कि सॉइल में फर्टिलिटी बहुत बढ़ा देती है। पल्सेस को उगाने का ये फायदा है कि उसमें सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, उपजाऊ बन जाती है। सिर्फ एक दाल को छोड़कर, अरहर को छोड़कर, ठीक है। तो याद रखना, एक्सेप्ट अरहर। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। तो ऐसे मान के चलो कि पहले अगर मैंने शुगर केन उगा दिया, शुगर केन क्या करता है ना, पूरी मिट्टी की तबाही मचा देता है, पूरी मिट्टी को बंजर बना के छोड़ता है, इतना खतरनाक है। अगर हम शुगर केन के बाद पल्सेस उगा दें तो इसकी फर्टिलिटी वापस आ सकती है। समझ आ रहे हैं? मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, अगेन द उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। ये हर जगह ही है ना, ठीक है। चलिए, शुगर केन पे आ जाओ। शुगर केन के ऊपर एक दो बार क्वेश्चन भी आया और आपको पता भी होना चाहिए।
ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। वेल एंड हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट्स में चाहिए, पानी इसको बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, दिख रहा है आपको 21 से 27, 75 से इतना टेम्परेचर चाहिए, 75 टू 100 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर कहीं लो रेनफॉल है, जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कहीं लो रेनफॉल है, होती है रेनफॉल, बट अगर लो है तो ट्यूबवेल्स का यूज होता है ना। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ओनली आफ्टर ब्राजील, ओनली आफ्टर ब्राजील, ओनली आफ्टर ब्राजील। राइस में नंबर सेकंड है चाइना के बाद। मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जैगरी, खंदसरी, मोलासिस, ये है, ठीक है। मेजर शुगर कॉन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, द उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। अमंग वन ऑफ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, मतलब कि लीस्ट, ये जो लाइन थी ना, इसी ने बच्चों को कंफ्यूज किया था। इसका मतलब क्या है कि ये ना पानी को बहुत ज्यादा यूज करता है, बहुत बहुत ज्यादा। अब इसको दोबारा पढ़ो, अमंग वन ऑफ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट, वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये बोलता है कि अमंग वन ऑफ द लीस्ट वाटर, कोई और वर्ड ऐड कर देते तो वो गलत हो जाता। लेकिन एफिशिएंट का मतलब है कि वाटर को बिल्कुल ही सबसे कम लेवल पे ये कदर करता है, पूरा खत्म कर देता है वाटर को, बहुत बहुत पानी चाहिए इसको, ठीक है। हाँ, ये लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है। अब ऑयल सीड पे आ जाओ। ऑयल सीड में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसर है हम संसार में, चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे। ऑयल के सीड की बात हो रही है। 20.8% ऑफ द टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन ग्लोबली, अकाउंटिंग फॉर 10% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। नियरली 72% ऑफ ऑयल सीड एरिया इज restricted to rain fed farming done by small farmers which led to poor productivity in India trade portal। समझ आया? Main oil seeds produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, soybean, castor seeds, cotton seeds, linseed and sunflower। ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप। देखो, अब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये डाटा याद हो गया ना, बस बहुत उतना है, उतना काफी है, सच में उतना काफी है। जैसे ये देखो, ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस होता है कंट्री में। लिनसीड एंड मस्टर्ड एक रबी क्रॉप्स है। सेसम एक खरीफ क्रॉप है, खत्म। अब आते हैं मेन चीज पे, टी, कॉफी, ये इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार। व्हाट इज टी? एक विब्रेज क्रॉप है, ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ये लोग उगते हैं। डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल इनको चाहिए, रिच इन ह्यूमस हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए। असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, इन एरियाज में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आर ऑल्सो टू प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। याद रहे आप लोगों को, ये भी हैं, बट मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं ऊपर के, कौन कौन से? दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। अब आते हैं कॉफी पे। भारत भारत की जो कॉफी है ना, वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्टेस्ट गुड क्वालिटी की कॉफी है। कॉफी को वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। ब्राजील इन द लीडिंग ब्राजील जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया, ठीक है। अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। येमेन से हमारे देश में कॉफी लाई गई अरेबिका, वो यहाँ उगाई जाती है, ठीक है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स, अरेबिका की पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट से बाबा बुदान हिल्स, चिकमामंगलुरु कर्नाटका में है। इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। What is food security? Food security exists when all people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and daily life, ठीक है। अब आते हैं नॉन फूड क्रॉप्स पे। देखो, इसमें बहुत कुछ अपना भी ऐड किया गया है, किसी दूसरे का भी लिया गया, ऑफ कोर्स। उसके बाद ये पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, ताकि अपना कुछ रहे ना, हर एक चीज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नॉन फूड क्रॉप्स देखते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स में आता है रबर। इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप अंडर स्पेशल कंडीशंस। इक्वेटोरियल क्रॉप है अंडर स्पेशल कंडीशंस, इक्वेटोरियल, रिपीट आफ्टर मी, इक्वेटोरियल रबर, equatorial and special conditions, also grown in tropical and subtropical areas, requires a moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter। कितना? 200 सेंटीमीटर, 25 डिग्री सेल्सियस, मेनली इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार। ये रबर का हाल है, और मेघालय में भी मिलता है, याद रहे। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये सब, ठीक है। बाकी कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फाइबर क्रॉप, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। कॉटन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, कई दफा पूछा गया है पेपर में, मेक श्योर आपको याद है। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। इंडिया को माना जाता है कि यहाँ से कॉटन की शुरुआत हुई। कॉटन जो है ड्रायर पार्ट्स में उग जाती है, ब्लैक कॉटन डेक्कन प्लेट्यू में। हाई टेम्परेचर चाहिए इसको, लाइट रेनफॉल चाहिए, ठीक है, रेनफॉल और इरिगेशन कम हो। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब जमा नहीं होना चाहिए, कुछ सनशाइन ठीक ठाक मिलनी चाहिए। खारिफ क्रॉप है, 6 से 8 महीने में लगते हैं इसको मैच्योर होने में। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे हर
मतलब चारों स्पीशीज कॉटन की उगाई जाती हैं। इंडिया गॉट फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन कॉटन एकरेज, हम फर्स्ट प्लेस पे आए हैं। अराउंड 39% ऑफ वर्ल्ड कॉटन एरिया हमारे पास है। समझ आ रहा है? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का ये डाटा है कि हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं कंज्यूमर भी हैं। समझ आया? नॉर्थ जोन में पंजाब हरियाणा राजस्थान में, सेंट्रल में गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, सदर्न में तेलंगाना आंध्र कर्नाटका। याद रहे, पर पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है, बीच में गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश में, तीनों साथ में है। ठीक है, लाइन से नीचे तेलंगाना आंध्र एंड कर्नाटका, तीनों लाइन से साथ में है। जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। जूट बैग देखिए ना। ठीक है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। ठीक है, जहाँ पे सॉइल्स को हर साल बदला जाता है। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा में ये उगाए जाते हैं। मेघालय मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, इनसे गनी बैग्स बनते हैं, मैट्स बनती हैं, रोप्स बनते हैं, यार्न, कारपेट्स, अदर आर्टिफैक्ट्स बनते हैं। अब जो फैक्ट बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। भूदान ग्रामदान, ये जो मूवमेंट थी ये 18 अप्रैल 1987 को स्टार्ट हुई थी। 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, याद कर लो। भूदान, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को स्पिरिचुअल हीर बताया था अपना। ठीक है, हायर। अब ध्यान से सुनो, एक बार की बात है, पोचमपल्ली में, तब का आंध्र प्रदेश लेकिन आज का तेलंगाना, पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश मतलब आज का नालगोंडा तेलंगाना। तो बहुत पुरानी बात है कि नालगोंडा तेलंगाना में कुछ पुअर लैंडलेस विलेजर्स थे और वहां पे ना विनोबा भावे जी क्या कर रहे थे, अपना एक लेक्चर दे रहे थे, कुछ बता रहे थे। तो विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस, वहां के जो, सॉरी ध्यान से सुनो अभी, तो वहां के जो लैंडलेस लेबरर्स थे, ठीक है, उन्होंने डिमांड किया कि हमें सर कुछ लैंड दिलवा दीजिए जमीन सरकार से, ताकि क्या हो कि हम भी अपना घर वर चला पाए। तो उन्होंने उस वक्त वादा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। उसी वक्त बीच में से भीड़ से एक आदमी उठे, श्री रामचंद्र रेड्डी, स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस विलेजर्स, कि 80 लैंडलेस विलेजर्स को मैं अपनी 80 एकड़ की जमीन, एक एक एकड़ सबको दूंगा। यहां से स्टार्ट हुआ भूदान, जमीन का दान करना। ठीक है, और इसी को कहा गया ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ठीक है, बाद में क्या हुआ, विनोबा भावे ना पूरे देश में इधर उधर गए, बहुत ट्रैवल किया उन्होंने। सम जमींदार्स ऑनर्स ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस, उन्होंने बोला कि हम भी दान करेंगे, मतलब लैंड विलेजेस, गांव के गांव दान कर देंगे। किसको? जिनके पास नहीं है, उसको बोला गया ग्राम दान। दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज आल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। समझ आ गया? ठीक है, यहां से हमारा बेसिक खत्म हो गया, लेकिन यहां से क्वेश्चन 1 या 2 से 3 तो आते ही आते हैं, इसलिए याद रही, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहां से सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब कुछ पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर में पूरा इनपुट आउटपुट सब देखेंगे, इसके बाद एग्रीकल्चर में आपको कुछ बचेगा नहीं। दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। ठीक है, सब कुछ है इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले एग्रीकल्चर का इंट्रो देखते हैं। ठीक है, मोदी जी का टारगेट था कि 2022-23 तक वो किसानों की जो आमदनी है उसको डबल कर देंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो फर्स्ट है वो कहता है कि हम पॉवर्टी हर एक फॉर्म में खत्म कर देंगे। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर फॉर नाउ, बट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो एनवायरमेंट के मटेरियल में ऑलरेडी ये सब गिवन है। ठीक है, याद करने वाली चीज ये है कि सर अर्थस लुइस डुअल इकोनॉमी मॉडल, एक आदमी है सर अर्थर लुइस लुइस, उनका डुअल इकोनॉमी मॉडल ये कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्ट इन लेबरर मूविंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द मोर प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल सेक्टर। उनका कहना ये है कि सर अर्थर लुइस ये कहते हैं कि जैसे ही इकोनॉमिक इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा तो लोग एग्रीकल्चर छोड़कर तो और प्रोडक्टिव एरिया में चले जाएंगे। कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में। जैसे वो अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करने, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जीडीपी में इसका ना कम योगदान है। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया, बताओ कितने परसेंट योगदान है इसका? 16%। इंडियंस इन एग्रीकल्चर इज स्टेडली, अच्छा कम क्यों है? क्योंकि जीडीपी 16% दे रहा है और पॉपुलेशन यहाँ 46.3% है। पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखो कितना कम दे रहा है। इंडियंस इन एग्रीकल्चर स्टेडली फॉलिंग डाउन, अगर स्टेटमेंट आती है कि धीरे धीरे जो इंडियंस है वो एग्रीकल्चर में पीछे होते जा रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं उस सेक्टर को, ये सच है। 55% लोग थे 2011 में, 42% लोग हैं 2018 में, वर्ल्ड बैंक का डाटा है ये। ठीक है, उसके बाद विद इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर हाईएस्ट प्रोडक्शन मनी वाइज कौन करता है? सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? क्रॉप्स देती हैं, हमें क्रॉप से होता है, उसके बाद लाइफ स्टॉक से होता है, उसके बाद फॉरेस्ट्री से होता है, उसके बाद फिशिंग से होता है। CLF, क्लोरोफ्लोरो कार्बन करके याद रखो, CLFF, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। मछली सबसे बाद में, मछली जल की रानी है, बाद में आती है। ठीक है, CLFF, फिशिंग, क्रॉप,
लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कुछ जीके मैं आपको बता देता हूँ। भारत नंबर 1 प्रोड्यूसर है मिल्क का, नंबर 1 प्रोड्यूसर है। वेजिटेबल ऑयल में हम नंबर 1 इंपोर्टर है। वनस्पति तेल दुनिया का सबसे बड़ा आयात निर्याता भारत करता है। शुगर सेकंड नंबर पे हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पहले नंबर पे कंज्यूम करते हैं। और मैं आप सबको बता दूं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, शुगर इज सच अ डेंजरस थिंग। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही खतरनाक है, मारे डालेगी, बट बहुत लिमिटेड इसका कंजम्पशन करिए, इतना लिमिटेड कंजम्पशन करिए। लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि मुझे चाय पसंद नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत पसंद है, बट हाँ मिल गया तो ठीक है। हमारे यहाँ 6 मंथ में एक बार हम लोग चाय पीते हैं, वो भी कोई आ गया तो, या कोई रिश्तेदार आए तो, वरना चाय का हमारे यहाँ ये है ही नहीं कि चाय पीना है। दिस इज समथिंग इन आवर होल फैमिली, हमारी पूरी की पूरी जो फैमिली है। अगर मैं अपनी ज्वाइंट फैमिली की बात करूँ, देयर आर ऑलमोस्ट 30+ मेंबर्स, बट यस, हम में से कोई भी चाय का इतना शौकीन नहीं है, कोई भी चाय नहीं पीता है। उसका मतलब क्या है, अगर चाय नहीं पी रहे तो सुबह सुबह शुगर बॉडी में नहीं आ रहा है। इसके अलावा कोई अदर सोर्स हमारे पास शुगर का है भी नहीं। कभी खीर वगैरह बन गई, लड्डू वगैरह आ गए तो दूसरी बात है, बाकी हमारे पास शुगर का और कोई सोर्स नहीं है। दैट इज द थिंग कि अब जिनकी फैमिली में चाय शुगर इनटेक कम है ना, उनके यहाँ प्रॉब्लम बहुत सारी कम हो जाती है हेल्थ से रिलेटेड। शुगर सेकंड प्रोड्यूसर है, हम कंज्यूमर फर्स्ट लेवल पे हैं। फिशरीज में हम सेकंड लेवल पे प्रोड्यूसर है। 28 मिलियन इंडियंस वर्किंग, एक्सपोर्ट अर्निंग 40,000+ करोड़ ईयर। सोचो जरा, फिशिंग का तो अलग ही चल रहा है माम। एग में थर्ड लेवल पे प्रोड्यूसर है, मीट में 8 लेवल पे, ठीक है। सेंसस 2011 कहता है कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है एग्रीकल्चर में, 54.6%। तो सर हमने पीछे क्या पढ़ा, आपने इकोनॉमिक सर्वे का डाटा पढ़ा था। तो अगर पेपर में आएगा तो कैसे बताएंगे, पेपर में आएगा तो आप इकोनॉमिक, वो पेपर के कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। हो सकता है वो इकोनॉमिक सर्वे या सेंसस, अगर वो लिख देगा अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा, तब तो वो वाला डाटा। अगर वो सेंसस 2011 लिखेगा तो ये वाला डाटा 54.6%। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इस सब को देखते हुए पूरे देश में तूफान मचा हुआ था कि यार क्या हो रहा है कृषि में, क्या हो रहा है कृषि में, कृषि को थोड़ा बढ़ाते हैं, कुछ करते हैं। तो हमने क्या किया, एक दो इंडस्ट्री बनाई। अब कृषि में एग्रीकल्चर भी है, डेयरी डिपार्टमेंट भी है, फिशरीज भी है ना, मछली भी है। अभी हमने पढ़ा ना पीछे, क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। तो देखते हैं अब इनको। तो भारत सरकार ने दो मिनिस्ट्री बनाई दो। एक का नाम रखा है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एक का नाम रखा है एनिमल एंड फिशिंग मिनिस्ट्री। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दूसरे में रिसर्च डिपार्टमेंट। एक में तो खेती से रिलेटेड सारे काम होंगे, दूसरे में खेती पे जो रिसर्च करनी है उस पे। एक में एनिमल में डेयरी डिपार्टमेंट दूध वगैरह से, एक में फिशरीज डिपार्टमेंट मीट वगैरह से, ठीक है। अब यहाँ देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, इसमें स्टेचुटरी बोर्ड है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, ये सब है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप हटा दो। यहाँ देखो, एग्रो रिसर्च में एक बॉडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च में एक बॉडी है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ये जो बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल एग्रो मिनिस्ट्री। अब सुनो, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन है, उसके अंदर एक बॉडी है, लेकिन वो ऑटोनोमस खुद से ही काम करती है। उसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICR। समझ आ रहा है अभी मैंने क्या कहा, बहुत ध्यान से समझो, यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, फिर बच्चे को समझ नहीं आता है। एक मिनिस्ट्री थी, उसमें दो मिनिस्ट्री बनाई सरकार ने हमारी, एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एक एनिमल मिनिस्ट्री, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया, और एक और क्या बनाया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बाद एक रिसर्च डिपार्टमेंट बनाया। इधर एक एनिमल करके बनाया, और इधर फिशरीज डिपार्टमेंट, ये चीजें बनाई, ठीक है। इतना आपको आ गया। अब देखो, अब समझने वाली बात ये है कि इसमें जो ये बनाया है ना, ये वाला, इसके अंदर है ऑटोनोमस बॉडी, एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। ये रिसर्च करती है। अब सुनो, सेंट्रल ने एग्रो यूनिवर्सिटीज में बनाई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कहते हैं इसको। ये कहाँ है, अपने इम्फाल मणिपुर में, पूसा बिहार, झांसी यूपी, 3 जगह है, इम्फाल मणिपुर, पूसा बिहार, झांसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। ओके, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, अब इसकी बात कर रही है इसकी, ठीक है। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मत्स्य पालन विभाग, उसको हिंदी में कहते हैं मत्स्य पालन विभाग। इसके अंदर है फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, कहाँ है हेडक्वार्टर, मुंबई। फिशरी, क्यों, यहाँ देखो, मुंबई यहाँ है ना, कोस्टल एरिया में, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया मुंबई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल, जब आएगा नॉटी, नॉटी, ठीक है, नॉटिकल इंजीनियरिंग, नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग, नॉटिकल इंजीनियरिंग, तो याद रखा इंजीनियरिंग, पढ़े लिखे लोग सब ज्यादा कहाँ है, केरला में, तो नॉटिकल इंजीनियरिंग से याद रखा केरला में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग, जब आएगा कि कोस्टल इंजीनियरिंग की बात आएगी, कोस्टल पे, यहाँ पे इंजीनियरिंग करनी है तो बेंगलोर को ले लेना, ठीक है। जब आएगा कोस्टल पे इंजीनियरिंग करनी है, कोस्ट एरिया पे इंजीनियरिंग करनी है, पानी में इंजीनियरिंग करनी है, तो बेंगलोर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, कहाँ पे, कोच्चि, कोच्चि, ठीक है। नेशनल फिशरीज डिपार्टमेंट बोर्ड, अब फिशरीज का डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है, हैदराबाद, ठीक है। कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी कहाँ है, चेन्नई, सी कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, ठीक, चेन्नई।
अपने हिसाब से देखना। अब डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में, पशुपालन और डेयरी विभाग में दो स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, दूसरा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट, एनिमल्स एक्ट 1960। ठीक है, कि एनिमल्स पे आपको क्रूएल्टी नहीं करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद मोदी जी ने कहा कि यार एक काम करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ना कुछ करते हैं, बढ़िया करते हैं कुछ इनके साथ। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक नई मिनिस्ट्री बनाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। क्वेश्चन यहाँ आते, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? देखो ऐसा करो, जैसे 10 पद, देखो कुछ लोग मिलकर ना आपस में सहमति से एक एसोसिएशन बनाते हैं। रमेश, राकेश, राजेश, महेश सब मिलकर एक लोग एक संगठन बनाते हैं और कहते हैं कि हम इसको चलाएंगे। तो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स और प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडलमैन। ठीक है, हमारे भारत देश में 8.5 लाख रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव है हमारे देश में, जिसमें 29 करोड़ मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल द फार्मर ऑफ खेड़ा रीजन गुजरात में, चलो हटाओ, बाद में ये अमूल बना था। ठीक है, अमूल भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद रखना। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कोई एसोसिएशन को मिल जाता है, अगर 10 लोग मिलकर उसे चलाते हैं, तो उसमें घपलेबाजी कम होगी, 10 लोगों के डिसीजन होगा, डेमोक्रेटिक होगा, यही सब होगा ना, कंपनी अच्छी चलेगी। तो क्या हुआ, इसके फीचर्स और बेनिफिट बताता हूँ। इसमें वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, आपका मन है तो ज्वाइन करो, नहीं है तो मत ज्वाइन करो, कोई फी वगैरह नहीं है। लीगल स्टेटस क्या है? फॉर्म्ड बाय मिनिमम 10% एंड रजिस्टर्ड अंडर, देखो ध्यान से, मिनिमम 10 लोग तो लगेंगे इसको बनाने में, 10 लोग से कम नहीं, 10 लोग तो होने चाहिए। अब इसको रजिस्टर कर सकते हैं स्टॉट लॉज के अंदर अगर सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और अंडर यूनियन अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मल्टी का मतलब अगर वो ऑपरेट कर रही है एक से ज्यादा स्टेट में, जैसे अमूल बहुत जगह पे है तो मल्टी स्टेट में आ गया। एग्जाम्पल नेशनल एग्री कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन, नाफेड वगैरह ये सब। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब क्या है लीगल पर्सन? मतलब वो खुद से वो कंपनी किसी के साथ कॉन्टेक्ट में आ सकती है, समझ आ गया। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इक्वल वोटिंग होती है, सबको इक्वल वोट देने का अधिकार होता है। सर्विस वेलफेयर मोटिव होता है कि हम लोगों का भला करेंगे, चीजें सस्ते में देंगे। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट थ्रू लो टैक्सेस, सब्सिडीज, लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। ठीक है, आगे देखो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें ना कोऑपरेटिव की टाइप्स बताई, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या होता है, परचेज करते हैं गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री, फिर बेच देते हैं। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, बेच देते हैं। फार्मर को फार्मर वाले, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, ये सब। इंपॉर्टेंट होने वाली बात ये है कि मोदी फॉर्म्स अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, द कंट्री हैज दिस मच कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटीज, नॉट इंपॉर्टेंट, डाटा इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो करेंगे एक नई मिनिस्ट्री फॉर्मेशन, और होम मिनिस्टर जो होंगे, जो होम मिनिस्ट्री होगी वो इसको संभालेगी। मतलब इस वक्त कौन है? अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जी। तो स्टेचुटरी बॉडी हमारी कौन सी है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। इसमें एक एक्ट लाया गया, ये वाला एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। आपको समझ आएगा, अभी देखना बहुत ध्यान से। ये मत सोचो कि समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हो, रिलैक्स, अभी आ जाएगा, 2 मिनट दो। तो जब मिनिस्ट्री बनाई तो उसके अंदर ना एक स्टेचुटरी बॉडी बनाई जो ये सारे काम करेगी। उस बॉडी का नाम था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 में आई है। ठीक है, 2002 के हिसाब से इसको किया गया है। एक पहले एक्ट था, उस एक्ट को इसके अंदर स्टेचुटरी बॉडी बना दिया। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शन अंडर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे समझो, 2002 में एक एक्ट था, ये एक्ट, इसकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। तो जब मोदी जी ने मिनिस्ट्री बनाई ना, तो श्री अमित शाह जी को क्या दिया? होम मिनिस्ट्री दे दी। उस होम मिनिस्ट्री के अंदर जब वो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को संभाल रहे थे, कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री को संभाल संभाल रहे थे, तो उसी के अंदर एक उस पहली वाली बॉडी को लेकर आए और एक्ट बना दिया कि अब ये बॉडी, इसको हम ज्यादा पावर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कौन कौन सी? एक तो है रजिस्ट्रार ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टैट्यूटरी बॉडी 2002, एक है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, 1963 में बनी थी। ये फोकस करती है प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, सीड, फर्टिलाइजर, फूड, ये सब की। कोल्ड स्टोरेज कहाँ होगा, लाइफ स्टॉक कहाँ पे होगा। ठीक है, एक है नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग के लिए कहाँ होगा? ये ऑटोनोमस सोसाइटी है दिल्ली में, दिस इज नॉट ए स्टैट्यूटरी, याद रखना। एक है वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पुणे, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आप यहाँ जा सकते हो। सर, आप हमें सच बताइए, क्या ये इतना जरूरी है? नहीं, नहीं बच्चों, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट थिंग इज कि ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? होम मिनिस्ट्री, अमित शाह संभालते हैं इस वक्त के लिए। उसके बाद इस एक्ट को ना अमेंड किया गया 2022 में। 1984 में ये एक्ट आया था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। फिर 2002 में आया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट टू रिप्लेस अर्लियर 1984 एक्ट। फिर 2011 में हुआ क्या, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सुनना भी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ना पहले हमारे देश में बहुत, देखो वो बहुत बड़े पैमाने पर चल तो रहे थे, पर उनको कोई लीगल या फंडामेंटल राइट या फिर कुछ भी उनका अधिकार नहीं था, एक प्रोटेक्शन नहीं थी, है ना। उस प्रोटेक्शन को देने के लिए, तो प्रोटेक्शन नहीं थी, तो 1984 में जब ये बना, तो ये सिर्फ एक एक्ट था नॉर्मली। 2002 में
इसको दोबारा अमेंड किया 1984 को अमेंड करके 2002 में नया एक्ट लेकर आए, पर इसने भी कुछ खास कमाल किया नहीं। तो 2011 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 97th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, जिन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय डूइंग 3 चेंजेस इसमें लेकर आए। पहला कि इसको कर दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट में ऐड है। अब ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है, याद रखना, आर्टिकल 19, 97th अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा, इसको डीपीएसपी में शामिल कर लिया, आर्टिकल 43 बी, ठीक है। तीसरा, इसको पार्ट 9 बी में ऐड कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन में, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 243 ZH टू ZT। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये याद कर लो, ये एक्ट, ये जो लाइन है ना, ये पूरी पार्ट 9 बी। वैसे तो तीनों ही आपको रट्टे पे याद होने चाहिए, आर्टिकल्स के साथ याद होनी चाहिए, पर लोग ये मिस कर देते, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 9 बी में है, ठीक है। पार्ट 9 बी में, पार्ट 9 में पंचायत है, पार्ट 9 ए में म्यूनिसिपैलिटीज है, पार्ट 9 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आर्टिकल 243 ZH से ZT तक हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट दिखते हैं, आर्टिकल्स क्या क्या है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन। मोदी जी ने 2022 में दोबारा इसको अमेंड किया इस एक्ट को लेकर के, ठीक है। इसने क्या सेटअप किया? एक स्टैट्यूटरी बॉडी, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, इलेक्शन अथॉरिटी लेकर है, क्योंकि जो लोगों के पास ज्यादा पैसा था ना, वैसे तो सब कितना भी पैसा तो इक्वल वोटिंग ही होती है, लेकिन ज्यादा पैसे वाले लोग क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं ना, तो उन्होंने स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, कि इलेक्शन कंडक्ट करेंगे बोर्ड ऑफ मेंबर्स के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। हेड कौन बनेगा, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कौन बैठेगा, इक्वल अच्छे से वोटिंग हो, कोई घपलेबाजी ना हो, उसके लिए 3 नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, एक्सपोर्ट करने के अलग, ऑर्गेनिक के लिए अलग, सीड्स के लिए अलग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये नेशनल लेवल पे बनाई गई, ठीक है। अब नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड NCEL 2023 में रजिस्टर्ड है अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। अगर नेशनल है तो मल्टी तो होगी ही। इसका ऑनर कौन है? अमूल, इफको, क्रिप्चोक, नाफेड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सब मिलकर इसके ऑनर है, फाउंडर, इन्होंने इसको बनाया है। यूजुअली द प्रॉफिट फ्रॉम एग्री एक्सपोर्ट्स डू नॉट रीच द फार्मर। यूजुअली क्या होता है ना, जो भी एक्सपोर्ट हुआ उससे जो भी प्रॉफिट मिला फार्मर्स तक नहीं पहुंचता था, लेकिन एनसीएल का ये एम है कि वो एटलीस्ट 50% एक्सपोर्ट का प्रॉफिट फार्मर्स को देंगे। समझ आया? दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आया नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इस साल पेपर में देखने को मिल सकता है। ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब बहुत लोगों को लगता है कंज्यूमर अफेयर्स, अभी मैं कंज्यूमर मिनिस्ट्री ही बोलने वाला था, बट जब मैंने देखा कॉमर्स, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कई बार भूल जाते हैं। आज इसको ट्रिक के थ्रू याद कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, देखते हैं। तो ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, जब बात है बोर्ड की, बोर्ड मेंबर्स क्या करते हैं? पैसा पैसा पैसा, है ना, पैसा पैसा करता है और पैसे पे ही मरता है टर्मरिक बोर्ड, है ना। तो जब टर्मरिक बोर्ड पैसे की बात आएगी तो कॉमर्स आ गया, जब कुछ खाने की बात आएगी तो कंज्यूमर। टर्मरिक बोर्ड कॉमर्स मिनिस्ट्री 2025 में आया। हेडक्वार्टर का है निजामाबाद इन तेलंगाना, बॉस कॉमर्स मिनिस्ट्री। हेडक्वार्टर का है निजामाबाद तेलंगाना, हेडक्वार्टर का है निजामाबाद तेलंगाना, बॉस कॉमर्स मिनिस्ट्री, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। टर्मरिक को हम लोग गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। टर्मरिक अक्रॉस 20 स्टेट्स में उगाई जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, मेघालय एंड अदर्स। मेघालय फेमस फॉर, अब मेघालय में एक बहुत स्पेशल हल्दी मिलती है जिसका नाम है लाका डोंग टर्मरिक। कौन सा? लाका डोंग टर्मरिक, ठीक है, मेघालय में मिलती है। हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना, कॉमर्स मिनिस्ट्री, गोल्डन स्पाइस 20 स्टेट्स में मिलती है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, मेघालय में एंड अदर्स। मेघालय में मिलती है लकाडोंग टर्मरिक, लकाडोंग टर्मरिक, रट्टा मारो, लकाडोंग टर्मरिक, लकाडोंग टर्मरिक, लकाडोंग टर्मरिक, ठीक है, याद हो गया। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, ठीक है। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड कब बना है? 2023 में बना है, ठीक है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर है ये। अमूल, इफको, क्रिप्चो, इन सब ने, इन सब के नाम याद करने की नीड नहीं है, बस याद रखने की इस एक्ट के अंदर है, ठीक है। क्या कहते हैं? एटलीस्ट 50% तो ये प्रॉफिट देंगे, ज्यादा भी दे सकते हैं पर कम तो नहीं देंगे, ठीक है, इतना देंगे ही। 3 नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं, ये ठीक है, याद हुआ। अब चलते हैं, सबसे पहले लैंड, जमीन की बात करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, भारत के पास मोर देन 17% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन। अगर वर्ल्ड में 100% पॉपुलेशन है, भारत के पास अकेले ही 17% जनसंख्या है। कितनी है? 17% जनसंख्या है, जिसमें से 2.5% हमारे पास। अगर भारत में 100%, पूरी दुनिया में 100% लैंड है, हमारे पास सिर्फ 2.5% लैंड है। मतलब 17% हमारे पास लोग हैं, 2.5% हमारे पास जमीन है। कितने कम है ना, कितना डिसबैलेंस रखा है। अब देखो, जब ज्यादा लोग होते हैं तो जमीन बंटने लग जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे समझाया था। जमीन बंटने की वजह से क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग इंक्रीज हो चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया, रामेश के 10 बेटे,
10 के भी, इसके पास 100 एकड़ की जमीन थी। अब सबके 10 आ जाएगी। फिर इसके भी 2 बच्चे हुए तो इसके 5 आ जाएगी। इसके भी 2 बच्चे, ढाई 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 ढाई, कितनी छोटी जमीन हो गई। तो हमारे यहाँ पे ना एवरेज फार्म साइज जो था पहले 0.725 हेक्टर था 2003 में, एक बंदे के पास इतना था। ठीक है, अब वो कम होकर 0.512 हेक्टर हुए 2019 में। मतलब हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, जमीन कम होती जा रही है। ठीक है, 86% ऑफ एग्रीकल्चर फैमिलीज हैव फार्म साइज ऑफ 2 हेक्टर्स और लेस। कहा जा रहा है कि 86% जो एग्रीकल्चर फैमिलीज हैं गांव में, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उनके पास सिर्फ 2 हेक्टर है या उससे भी कम जमीन है खेती करने के लिए। ठीक है, इसके लिए 3 सॉल्यूशन है। तीनों के टर्म को समझो, लैंड कंसोलिडेशन, लैंड रिफॉर्म, लैंड एक्विजिशन। इन तीनों टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। लैंड कंसोलिडेशन होता है कि स्मॉल, जो छोटे छोटे फार्मर्स है ना, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, उनको एनकरेज करो कि भाई तुम ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्वाइन कर लो या सर्विसेज सेक्टर ज्वाइन कर लो, और अपनी जमीन ना किसी बिग फार्मर को सेल कर दो तुम सारे। तो इसके पास एक बड़ी इमेज एक बड़ी जमीन आ जाएगी। इसे कहते हैं लैंड कंसोलिडेशन। पर सर इससे तो उसका नुकसान है। नहीं, उसका नुकसान नहीं है। उसका नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि छोटी जमीन पे वो जो भी खेती करेगा ना, उस पर उतनी यील्ड हो नहीं पाती है। और बड़ी जमीन पे अगर वो करेगा ना, बड़ी जमीन पे, जब बड़ी जमीन पे खेती होगी, उस पे बहुत तगड़ी यील्ड हो जाती है, यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना यहाँ पे अच्छा हो सकता है। तो अगर वो यहाँ से 100 रुपए कमा रहा है तो इसको बेच के वहां जाके 1000 रुपए या 200 रुपए तो कमा ही लेगा। समझ आया? इसे कहते हैं लैंड कंसोलिडेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म होता है कि गवर्नमेंट जो है, जो डिसबैलेंस हो रखा है कि किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है, उनको थोड़ी सी जमीन दे। जैसे भूदान ग्रामदान मूवमेंट कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तेलंगाना में। कौन सा? तेलंगाना में एरिया लिखो, कमेंट करो, और कौन से ईयर में आया था वो बताओ। वेयर इज लैंड एक्विजिशन? अब लैंड एक्विजिशन क्या होता है? लैंड कंसोलिडेशन समझ लिया, लैंड रिफॉर्म में गवर्नमेंट का रोल है। लैंड एक्विजिशन क्या है? जब गवर्नमेंट एक्वायर करती है प्राइवेट लैंड फॉर इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा हमारे खेत से भैया हाईवे चला गया है, अब हम नहीं रहेंगे शहर में। क्यों? आपको 2-3 करोड़ रुपए मिल गए हैं। तो जैसे ही हाईवे गया, उस जमीन को खेत की किसने लिया होगा? सरकार ने। उसको क्या कहते हैं? लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्वायर कर लिया। समझ आया? दिस इज ऑल अबाउट कंसोलिडेशन, रिफॉर्म, एक्विजिशन ना। अब लैंड रिफॉर्म समझते हैं, इस देश में लैंड रिफॉर्म हुआ कैसे कैसे, क्या क्या हुआ। तो पहले तो आया जमींदारी एबोलिशन, विनोबास भूदान मूवमेंट। जमींदारी एबोलिशन में क्या हुआ ना, जमींदार होते थे बड़े बड़े, इनके पास बहुत सारी जमीन थी, इतनी बड़ी जमीन थी, और कुछ लोग थे, 100 लोग थे, उनके पास जीरो जमीन है। तो जमींदारी एबोल्यूशन में जमींदारी से ये जमीन छीनी गई, जमींदारों से बोला कि हटो तुम यहाँ से, सबको लैंड दी जाएगी। एक सीलिंग लगा दी गई, दूसरे में सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कि भाई तुम इतने से ज्यादा लैंड अपने पास नहीं रख सकते हो एग्रीकल्चर। ठीक है, लॉस टू, और कुछ लॉस बनाए गए कि जो जोतदार किसान है, जो उनके खेतों में जाके काम करते थे पहले, उनको उनको प्रोटेक्ट किया गया कि अब तुम जिसमें काम करते थे वो खेत तुम्हारा हो जाएगा, समझ लो इतनी जमीन अब तुम्हारी हो जाएगी। फिर एक लॉ लॉ आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसका ईयर याद रखना, 2006 में ना। चलो यहाँ तक 1947 से यहाँ तक तो कहानी ठीक चल रही थी, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें थी कि ठीक है, जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे वो बहुत परेशान होते थे, और जो बाहर रहते वो परेशान होते थे। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया 2006 में, जिसने कहा कि हम तुम्हें पट्टा देंगे। पट्टा मतलब फार्म लैंड ओनरशिप टाइटल टू द फॉरेस्ट dwellers if the given family was cultivating that forest land for the least last 75 years। उन्होंने बोला देखो, अगर तुम्हारी फैमिली किसी खेत में लास्ट 75 साल से काम कर रही है, ठीक है, तो तुम्हारी वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी, वो जमीन तुम्हारा नाम पट्टा हो जाएगी। पट्टा मतलब फार्म लैंड ओनरशिप, उस खेत की जमीन को तुम्हारी कर देंगे। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अब सुनो, हमारी हमारी जो लिस्ट है, एक यूनियन है, 7th शेड्यूल की बात करो, स्टेट है, कंकरेंट है। जो लैंड है वो यूनियन नहीं है, वो कंकरेंट नहीं है, वो स्टेट सब्जेक्ट में आती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ सिर्फ एडवाइजरी मैनर में बना सकती है कि ये कर लो वो कर लो, उस पे फाइनल टेक लेगी स्टेट गवर्नमेंट। समझ आया? ठीक है, तो यूनियन ने ना, लैंड है स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन यूनियन ने एक सर्कुलेट किया, एक मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 में लेकर आई यूनियन गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि ये वाला तुम सब फॉलो कर लो, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, करवा नहीं सकता ऐसे। टू प्रोटेक्ट लैंड ओनर्स फ्रॉम इलीगल ऑक्यूपेशन बाय टेनेंट फार्मर्स, टू हेल्प टेनेंट फार्मर गेट बैंक लोन्स यूजिंग लीजिंग एग्रीमेंट एज प्रूफ। ठीक है, ये चीज बोली गई, बात खत्म हो गई। अब आ जाओ यहाँ पे, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2008 में इसको लेकर आए गए। इसकी फुल फॉर्म याद करो, NLRMP। MP का मतलब मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, R का मतलब रिकॉर्ड, L का मतलब लैंड, N का मतलब नेशनल। बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स अंडर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स अंडर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। सुनो, ये जो प्रोग्राम है इसको ले आया गया, कौन लेकर आया? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब क्या होगा? सेंट्रल सेक्टर स्कीम 100% इसको यूनियन पैसे देता है। ठीक है, पर सर आपने बोला स्टेट, तो स्टेट का सब्जेक्ट है लैंड। नहीं, सब्जेक्ट है, पर कई सारी स्कीम्स सेंटर चलाता है अपने फायदे के लिए।
कि लोगों को लगे कि हाँ मेन सरकार भी कुछ कर रही है, पॉलिटिकल मुद्दे है ना। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम 100% फंडिंग बाय यूनियन, स्टेट डोंट नीड टू कंट्रीब्यूट। एक ना यूएलपीआईएन भी दिया गया। यूएलपीआईएन मतलब हर एक लैंड को एक नंबर दिया गया, जैसे तुम्हारे पैन कार्ड का नंबर होता है ना, L जो भी होता है, या 2 3 जो भी होता है, वैसे एक तुम्हारे लैंड को नंबर देगा। तो जैसे ही वो नंबर आप डाटा में डालोगे, जैसे आपको अलॉट हुआ ZEFPD, ये अलॉट हुआ मान लो, ठीक है। अब अगर ये अलॉट हुआ तो जैसे ही आप अपने डाटा में ये नंबर डालोगे, वेबसाइट पे जाके नाम आ जाएगा किसके नाम पे, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, एक होता है कलेक्टिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में फार्मर कंटिन्यू रहते हैं अपने रिमेन के ओनर ऑफ द इंडिविजुअल फार्मलैंड। होता क्या है, ये खेत है, ठीक है, 5 लोग हैं, ठीक है। एक का खेत इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना है, चौथे का इतना है, 1 2 3 4 5। अब ये 5 लोग अलग अलग खेती कर रही हैं, ठीक है, अलग अलग। लेकिन कोऑपरेटिव में क्या होता है, पांचों एक हो जाते हैं और ये खेत को ऐसे कर देते हैं, सारी बीच में से मेड़ का हटा देते हैं और खेत पूरा ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब पांचों मिलकर इसमें खेती करते हैं, मिलकर इसके सेल करते हैं और मिलकर इसके प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है, collective social ownership of land, livestock and labor. Farmers allowed to own very small plots to grow crops in order to meet their daily requirement. उनको क्या होता है कि अपनी सारी खेत हमें दे दो, हम उगाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा तुम्हें लाके दे देंगे, बाकी तुम्हें हम छोटी छोटी जमीन दे देते हैं, तुम इसमें अपने घर के लिए सब्जी वगैरह उगा लो, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे सेम मॉडल फॉलो किया गया था कोलखोज मॉडल इन यूएसएसआर, सोवियत रशिया में, ठीक है, वहां पे। लेकिन ये फेल क्यों हो गया। कोऑपरेटिव फार्मिंग तो बेटर होता है, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन यहाँ पे लेस बेटर होता है, क्यों। रशिया में जब ऐसा किया गया ना, तो जो रशियन कोलकोज मॉडल जो फार्मर्स थे, उन्होंने बहुत केयरलेसली पैक किए सड़े फ्रूट्स को, सड़े सड़े हुए फ्रूट्स को उनको हटाना था, लेकिन क्योंकि उनको तो ऐसा लग रहा था कि हमारा कौन सा है, हमें तो दूसरे का काम करना है, तो वो क्या करते थे, सड़े फ्रूट भी अच्छे फ्रूट के साथ डाल देते थे, बल्कि उन्हें पता था ये भी सड़ जाएंगे, तब भी वो ऐसी हवाबाजी में डाल डूल डूल के चल जाते थे, इसलिए वो बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। फिर स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड आता है, ये पीवाईक्यू है, याद रखना। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड है क्या। स्मॉल फार्मर छोटा छोटा फार्मर जिसमें छोटी जमीन है, लार्ज फील्ड है लघु कृषक बड़े खेत, ठीक है। अब पायलट प्रोजेक्ट, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल, जस्ट मिनट, ओके, सुनो। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन 2 villages ऑफ ओडिशा, स्मॉल होल्डर्स ज्वाइन एंड डिसाइड टू ग्रो 1 to 2 क्रॉप, सिंक्रोनाइज ऑल द एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जैसा पीछे बताया मैंने कलेक्टिव फार्मिंग, एंड गेन हायर बार्गेनिंग पावर वेल डीलिंग विद द सीड इनपुट सेलर्स, एपीएमसी ग्रेन बायर्स। जो मैंने पीछे समझा सेम यही है स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, मतलब कि स्मॉल स्मॉल फार्मर्स मिलके 3 4 लोग एक अपने खेत को एक करके और फिर खेती करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रक फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग, ऑल्सो दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यू। ट्रक फार्मिंग का मतलब है कि द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स फ्रॉम मार्केट इज गवर्न बाय द डिस्टेंस दैट अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट एंड हेंस द नेम ट्रक फार्मिंग। मतलब फार्म से ट्रक कितनी दूर सामान लेकर जाती है मेन मार्केट के लिए, उसको कहते हैं ट्रक फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर, अब आ जाते हैं, हमने जमीन देख ली, हमने जमीन देख ली, अब देखते हैं सीड्स। हम सीड्स में क्या करते हैं, बीज, बीज में क्या कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले सीड विलेज कॉन्सेप्ट। सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स को ना विलेज से लेते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको कहते हैं कि तुम कैसे खुद के सीड्स उगा सकते हो, सीड विलेज हो गया। सीड बैंक, सीड वर्ल्ड क्या होता है, एक डिपॉजिटरी बनाई जाती है जहां पे ना जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखाई जाती है, मतलब कि बहुत तगड़े और अच्छे सीड्स को वहां पे स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे नॉर्वे में है, आर्कटिक में, और इसमें 100% एफडीआई है सीड डेवलपमेंट में, ठीक है, 100% एफडीआई। एग्रो मिनिस्ट्री गिव्स फंडिंग फॉर अबव 2 इनिशिएटिव्स, ठीक है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आता है फेज 1 में। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था ना, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे देश में, ताकि हमारे देश में फार्मिंग बहुत अच्छी हो पाए। तो फेज 1 में 1960 से 1970 में हमारा फोकस था गेहूं और चावल उगाना, क्योंकि ये ज्यादातर लोग खाते थे और इससे भूख जो थी वो पूरी हो सकती थी। 1970 से 1980 में हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स में भेजा गया, ठीक है, और उनका राइस था कि वीट और राइस और उगाओ। फिर आया बायो फोर्टिफिकेशन, ये एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ना हम जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब कि ऐसे समझो कि हम उसके जीन्स में ना थोड़े साइंटिफिक तरीके से चेंजेस करके और उसको मार्केट में लेकर आते हैं। जैसे सीआर धान 310, ये क्या है, राइस वेराइटी है। सीआर धान 310, दिस इज अ काइंड ऑफ अ राइस वेराइटी विच हैज हायर प्रोटीन एंड जिंक कंटेंट दैट ट्रेडिशनल राइस। जो ट्रेडिशनल राइस आता है ना, अगर आप ये वाला चावल खाओगे तो उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन होगा। और ऐसी जर्मन ने डेवलप किया था गोल्डन राइस फॉर विटामिन ए। आपको पता होना चाहिए गोल्डन राइस किसने डेवलप किया, जर्मन ने, विटामिन ए है। सीआर धान में क्या है, राइस वेराइटी है जिसमें प्रोटीन और जिंक कंटेंट हाई है। इससे क्या होता था, लोगों को अलग से जिंक या प्रोटीन की कोई सोर्सेज नहीं करने थे, जो खाना खा रहे हैं उसी में आ जाता था। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सीड्स में लैंड रेसेस। ये लैंड रेसेस क्या है, समझो जरा, जो हाइब्रिड क्रॉप्स होते हैं ना, हाइब्रिड क्रॉप्स,
जैसे ये मैंने बताया सिया धान। हाइब्रिड क्रॉप्स में ना साइंटिस्ट क्या करते हैं, आर्टिफिशियली उसको बनाते हैं। लेकिन जो लैंड रेसेस होता है ना, लैंड रेसेस ये नेचुरली ऐसे होते हैं जो कॉमनली कल्टीवेटेड क्रॉप्स की तरह हम उगाते हैं। नेचुरली इनको ताकत मिली होती है कि ये क्लाइमेट से खुद लड़ सकें और बहुत अच्छी क्वालिटी के हों। समझ आ गया? ठीक है। उसके बाद आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये आप हाइब्रिड सीड्स हमने पढ़ लिया। ट्रांसजेनिक ये पता है क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करते हैं, क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, उसको मार्केट में लेकर आते हैं। जैसे बैक्टीरियम बैसिलस किया था, थिनजेनेसिस जीन कॉटन के अंदर डाला गया, बीटी कॉटन नाम दिया था। इफ ब्लो वर्म पेस्ट ईट इट विल डाई, मतलब कुछ कीड़े मकोड़े अगर उसको खाते थे पहले तो खराब हो जाती थी। इस जीन के बाद जैसे उसको खाते वो मर जाते थे और हमारे जो कॉटन का प्लांट था वो बचा का बचा रह जाता था। इस सबको रेगुलेट कौन करता है? जीएम को। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मैं इस वक्त जो आपको पढ़ा रहा हूँ 24 कैरेट गोल्ड है, क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। इसको रेगुलेट करता है 1986 में। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी मेन है इसके अंदर, ये अप्रूव करती है। ठीक है, ये स्टडी कंडक्ट करती है, रिकमेंड करती है जीएम क्रॉप भारत में कौन सी रहेगी, और फाइनल अप्रूवल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री देती है। ठीक है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 2002 में अलाउ किया था बीटी कॉटन, जो कि नॉन फूड क्रॉप है, कल्टीवेशन इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमारे देश में 1986 के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने बहुत सारी चीजों को रिकमेंड किया, लेकिन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने परमिशन नहीं दी। जैसे बीटी कॉटन को रिकमेंड किया कमेटी ने, मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया। बीटी ब्रिंजल को कमेटी ने रिकमेंड किया लेकिन मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया। जीएम मस्टर्ड को रिकमेंड किया, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, मतलब कभी हाँ कभी ना। जीएम रबर ने अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। जीएम सोया मिल में इंपोर्ट अलाउड कर लेके आ सकता है, पर अभी हम नहीं, खुद से नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट कॉर्न जीएमओ यूएसए, एक नई चीज उगाई गई है, स्मार्ट कॉर्न कहा गया है जीएमओ यूएसए। शॉर्ट हाइट है, स्टॉर्म रेजिस्टेंट है। देखो ये आपका फील्ड है, अगर पेड़ लंबे होंगे, अगर आपकी फसल लंबी होगी, ठीक है, हवा चलेगी तोड़ते हुए निकल जाएगी, खराब हो जाएगा। पर आप खुद सोचो अगर ये है और अगर फसल इतनी सी होगी तो हवा कितनी भी तेज चले टूटेंगे नहीं जल्दी, है ना। तो ये बनाया गया कि उनको छोटी हाइट का उनके जीन्स में डेवलप किया। अब ऐसी खेती होगी कि जहाँ पे छोटे छोटे उगेंगे, तो ना वो स्पीड स्टॉर्म साइक्लोन्स किसी से भी नहीं डर सकते। ठीक है, Bayer company added foreign gene in corn. Plant growth hormone gibberellic acids production stopped. Height growth stopped. USA government has permitted its cultivation. 2023 में उन्होंने अलाउ कर दिया था। एक तो हमारे देश में ना कोई भी चीज ना बहुत क्विक नहीं होती है, हम पूरा 10-15 साल लेते हैं बर्बाद होने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सीड्स में एक है साथी पोर्टल। साथी का मतलब है सीड ऑथेंटिकेशन ट्रेसेबिलिटी होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है फॉर सीड ट्रेसेबिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन, इंश्योरिंग क्वालिटी सीड एक्सेस टू फार्मर्स। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसकी मास्टरमाइंड है। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है यूरिया गोल्ड, वेरी ग्रेट है। ऐसा किसने कहा, इकोनॉमिक सर्वे 25 में, लेकिन यूरिया गोल्ड सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया की जो सॉइल है ना, वो ऑर्गेनिक कार्बन में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, बोरोन आयरन साइंस सब में बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है। तो हम लेकर आए यूरिया गोल्ड, जो कि कंबाइन करते हैं यूरिया के साथ, कंबाइंस यूरिया विद सल्फर, मिनिमाइजिंग वेस्टेज एंड एनहांसिंग प्लांट न्यूट्रिशन अपटेक। यूरिया गोल्ड डालते हैं ना, प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन अच्छा बनता है, अच्छी तरीके से वो काम करता है और बहुत बढ़िया फसल होती है। अब आ जाओ वाटर इरिगेशन पे, पानी के ऊपर। हमारे देश में मोर देन 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, पता चल गया। हाँ 4% हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है वर्ल्ड के, सिर्फ 4%। ठीक है, 2.7% हमारे पास लैंड है, समझ आ गया। इंडिया एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, समझ आया। मोर देन 50% ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर। सिर्फ 4 महीने का मानसून और अल नीनो आता है हमारे पास रेनफॉल, उसके बाद हमारे पास ड्रॉट एंड ड्रॉट रहता है, समझ आया। अब ड्रॉट रहेगा तो फसल नहीं हो पाएगी, महंगाई बढ़ेगी, समझ आया। इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी का ऐसे समझो, ये जो भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, इससे तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे, क्योंकि मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ ना, अगर तुमने इसे माइंड में रखा तो मान के चलो कि क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते कि आप सॉल्व ना हो। इसलिए बहुत अच्छे समझो कि अपने भारत में अगर हमें 1 किलो चावल उगाना है तो हम 3 से 5 हजार लीटर 1 किलो चावल उगाने में लेते हैं। लेकिन वही चाइना सिर्फ 350 लीटर ऑफ पानी में काम चला लेता है। तो कौन ज्यादा बेटर हुआ? चाइना। बाय 2050 इंडिया विल बी इन द ग्लोबल हॉटस्पॉट ऑफ वाटर इनसिक्योरिटी। ठीक है, अब आ जाओ जल शक्ति मिनिस्ट्री पे। अब एक मिनिस्ट्री बनाएगी पानी को देखते हुए, जिसका नाम रखा जल को शक्ति देने वाली मिनिस्ट्री। जल शक्ति मिनिस्ट्री, नाम तो हम तो ऐसे रखते हैं जैसे शक्तिमान हो, है ना, और काम सारे गंगाधर वाले हैं। जल शक्ति मिनिस्ट्री, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, आई एम जस्ट सेइंग कि क्या दिक्कत है। जल शक्ति मिनिस्ट्री, अब जल शक्ति मिनिस्ट्री में 2 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। एक तो वाटर रिसोर्सेज, दूसरा रिवर को डेवलप करेंगे, तीसरा गंगा रिजुविनेशन। दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। सबसे पहले गंगा ये वाली देखते हैं। इसके अंदर एक कमीशन है, सबसे पहले इसके अंदर एक कमीशन है, सेंट्रल वाटर कमीशन।
ठीक है। इसके अंदर है नेशनल वाटर अकेडमी पुणे, नॉट इंपॉर्टेंट। गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन, नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अब बस तुम मुझे ये बताओ, सेंट्रल वाटर कमीशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? जल शक्ति मिनिस्ट्री, याद हुआ। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, याद हुआ। ठीक है। इसके अंदर किस स्टैट्यूटरी बॉडी है? ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो कौन से एक्ट के अंदर है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर है। ठीक है। दूसरा, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो पहले थी उसको रिप्लेस कर दिया नेशनल गंगा काउंसिल। इसके हेड कौन है? प्रधानमंत्री जी स्वयं। इसके अंदर एक अथॉरिटी है, वो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद वाटर स्कीम्स के अंदर एक प्रोग्राम आया 2009 में, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, NRDWP, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नॉट 100% फंडेड बाय यूनियन। ठीक है। मतलब कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कोर स्कीम है। कोर स्कीम का मतलब होता है कि 50-50 देंगे। स्टेट्स 50 देगा, 50 यूनियन देगा, और यूटी में 90 सेंटर देगा, 10 यूटी देगा। To provide every rural person with safe water for drinking, cooking, and domestic needs. Additional focus on areas affected by arsenic, fluoride, chemical contamination in facilities. ठीक है, ये सब। उसके बाद आती है एक योजना, इसी में स्कीम्स भी आपकी सारी कवर्ड है, याद रखना, स्कीम्स भी सारी कवर्ड है। इसीलिए तो ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है। डू नॉट मिस दिस गाइस। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015, एडमिनिस्ट्रेड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और ये 2025 से 26 तक है। कोर स्कीम नहीं है, कोर स्कीम है तो मतलब 100% फंडेड नहीं है। इसका एम है कि इरिगेशन कवरेज करेंगे और पानी का कम से कम वेस्ट करेंगे। इसके अंदर 3-4 चीजें लेकर आए वो, ध्यान से सुनो। पहला है एक्सलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, मतलब ये जल शक्ति को कहता है कि ऑनगोइंग नेशनल इरिगेशन जो प्रोजेक्ट चल रही है ना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये सब इनको जल्दी खत्म करो। दूसरा है हर खेत को पानी, ये कहता है कि हर खेत में पानी जाना चाहिए, इसलिए कैनाल सिस्टम लगाओ, ट्यूबवेल्स लगाओ। तीसरा कहता है वाटरशेड डेवलपमेंट, समझ आ रहा है। और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को ये कहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज से बात कहता है कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लगाओ, डैम्स लगाओ, नाला बंद करो, नाला बंद लगाओ, फार्म पॉन्ड्स बनाओ कि टैंक में पानी भरा रहे। दूसरा कहता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, तो कहता है कि माइक्रो इरिगेशन डिवाइसेस जैसे कि ड्रिप्स, स्प्रिंकलर, ये सब यूज करो कि कम पानी में फसल ज्यादा। ठीक है। फिर 2 टर्म है फर्टिगेशन, मल्चिंग। फर्टिगेशन में आधा वर्ड करो फर्टिलाइजर, इरिगेशन। ठीक है। मिक्सिंग वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर इन ड्रिप सिस्टम। मल्चिंग में इट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ कवरिंग द बेयर सॉइल, ऊपर की सॉइल को स्टोर वुड चिप्स। आपने छान सुनी है? छान, शायद जो अयोध्या अवध रीजन से उनको पता होगा। छान जो डालते हैं घर पे, उसमें, अरे ऐसे समझो कि, कैसे मैं आपको बताऊं, जब पत्तियां सूख जाती है, सूख के एकदम नहीं हो जाती कचरे जैसी, उनको कहते हैं ये बेयर सॉइल के ऊपर, मतलब सॉइल के ऊपर उनको रख देते हैं। ठीक है। वुड चिप्स, शेडेड बार्क। तब इससे क्या होता है, वाटर इवेपोरेशन कम हो जाता है, सूखना है ना, सॉइल इरोजन कम हो जाता है, वीड ग्रोथ कम हो जाती है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप आप देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वही माइक्रो इरिगेशन वाला, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दोनों ऐसे देते हैं जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है। अच्छा, अगर कोई फार्मर माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट खरीदेगा तो स्मॉल और मार्जिनल को 55% सब्सिडी कौन देगा? भारत सरकार, मतलब 100 में से 55 रुपए उसे देगा, और अदर फार्मर्स को 45%। अब कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो कि पेपर में हर साल आने के चांसेस रखती हैं। जैसे सबसे पहली है नमामि गंगा योजना। व्हाट इज नमामि गंगे योजना? 1986 में एक गंगा एक्शन प्लान लेकर आते हैं पीएम राजीव गांधी जी, 1986 में। 2008-9 में गंगा को डिक्लेयर किया गया नेशनल रिवर। 2015 में मोदी रीपैक प्रीवियस, मोदी जी ने सारी स्कीम्स को बंद करके एक नई स्कीम चलाई, नमामि गंगे, जिसका बॉस कौन था? वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडेड बाय यूनियन। क्यों? क्योंकि गंगा को पॉल्यूशन फ्री बनाना था अगले 5 साल में, जो कि आज तक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से अभी तक 5 साल तो नहीं हुए, है ना, 2015 से भी 5 साल कहाँ हुए। तो हमारी गंगा कभी साफ नहीं हो पाएगी, लग रहा है। अब दूसरा है जल क्रांति अभियान 2015। क्या आया? जल क्रांति अभियान 2015, जल की क्रांति अभियान, जल क्रांति अभियान। नई नई स्कीम्स में नए नए नाम, क्रांति, रेवोल्यूशन, जल क्रांति अभियान। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 2 विलेजेस फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज। ठीक है। कहा जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कम से कम 2 विलेजेस वाटर की सप्लाई से बहुत परेशान है। उसको बोला गया जल ग्राम बनाएंगे, और एफर्ट करेंगे कि उसको जल्दी से वाटर सरप्लस विलेज बना दिया जाए। ठीक है। उसके बाद 2019 में, कोरोना से पहले, जल जीवन मिशन आ जाता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर ही।
हर घर जल, पानी से सबके यहाँ पाइप पहुंचाएंगे 2024 तक। फिर जल जीवन मिशन आ जाता है 2021 में, कोरोना के बाद ये अर्बन में लॉन्च किया गया, ठीक है, सबके यहाँ साफ पानी पहुंचाएंगे। फिर अटल भूजल योजना, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। अटल भूजल योजना 2019 में आती है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। हमारी जो भारत सरकार है, यूनियन 50-50 पैसा देते हैं, 50 वर्ल्ड बैंक देते हैं, 50 यूनियन, कि सबको पानी मिल पाए। लेकिन ये सिर्फ पूरे भारत के लिए नहीं थी योजना, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेट्स के लिए थी, ठीक है, 7 स्टेट्स के लिए। कौन सी? गुजरात हरियाणा, गुजरात हरियाणा, गुजरात हरियाणा, कर्नाटका कर्नाटका, गुजरात हरियाणा कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। समझ आया? इधर राजस्थान है, इधर गुजरात है, इधर हरियाणा है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका सबसे नीचे, फिर यहाँ पे गुजरात के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इधर नीचे, एंड देन उत्तर प्रदेश इधर ऊपर। ये स्टेट्स में कवर्ड है, ठीक है। कुछ मिसलेनियस स्कीम्स हैं, इनको आप देख लेना अपने आप, ठीक है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट स्कीम कौन निकालता है? कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट स्कीम नीति आयोग। डिवाइड करते हैं भारत को नॉन हिमालयन स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में। नीति रैंक करते हैं उनको 9th पे, 28 इंडिकेटर्स अगेंस्ट द बीएससी 2017-2018। कौन सा बीएससी? 2017-18। इरिगेशन ऑब्जर्वेशन इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? कहता है कि 55%, 55% जो एरिया हमने फसल उगाई है ना, उसको इरिगेशन मिलता है। रेस्ट ऑफ द कितना? ऑलमोस्ट मान के 50-45% को कुछ मिलता ही नहीं है, वो ड्रॉट में रहते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एग्जिबिट हाई इरिगेशन, यहाँ पे ज्यादा होता है और बाकी सूखे में मरते हैं बेचारे। नाउ एग्री इनपुट में आता है फर्टिलाइजर। अब हम आ गए हैं खाद के ऊपर। खाद कैसे डालनी, क्या करना है? देखो, खाद का ये है कि खाद डाल के हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये 3 चीजें डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। यूरिया का जो प्रोडक्शन है ना, नेचुरल गैस के इंपोर्ट से होता है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर करती है, ठीक है, ठीक है। और ये इसकी मैक्सिमम रिटेल सेलिंग प्राइस की, इससे ज्यादा तुम बेच नहीं सकते मार्केट में, ये भी तय करती है। इसको इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंदर रखा गया है। यूरिया के ऊपर सब्सिडी कौन देता है? पूरा का पूरा भारत सरकार देती है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट को जरूरत नहीं है देने की। यूरिया का 45 किलो का जो बैग है वो 242 रुपए पे फिक्स किया गया है, कि इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते हो कोई भी। फोस्फोरस 80 से 85% डिमांड इज मेट बाय इंपोर्ट। फोस्फोरस हमारे यहाँ बिल्कुल है नहीं, हम सारा इंपोर्ट करते हैं 80-85%, ठीक है। पोटाश इंडिया 100% इंपोर्ट करता है पोटाश, समझ आया? 33% ऑफ दिस कम्स फ्रॉम रशिया एंड बेलारूस। आइडियल नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आइडियली पता है खेत में कितना पड़ना चाहिए? सच बताऊं, 4:2:1, ठीक है। इंडिया में पता है कितना पड़ता है? 8:3:1। इसको डबल कर दिया, इसको भी डबल कर, इसको एक +1 कर दिया, ये सेम ही रह गया। ये हमारे यहाँ पड़ता है। हमारे तभी तो खेत खराब होते हैं। हमारा अगर इतना ज्यादा डालेंगे, इतना ज्यादा डालेंगे, तो आप बताओ खेत अच्छे होंगे? सॉइल्स खराब हो जाती हैं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मैंने आपको बताया, यूनियन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड आता है। अब इतना यूरिया डाला है तो अब देखना पड़ेगा ना सॉइल कैसी है। उसी प्रॉब्लम को देखने के लिए कि सॉइल कितनी खराब है, क्या हो रहा है, उसके लिए बनाया गया सॉइल का आइडेंटिटी कार्ड, हेल्थ कार्ड। 100% यूनियन नहीं फंड करता इसको, ठीक है। इसमें ये न्यूट्रिएंट्स याद रखना। अब इसमें ना 12 पैरामीटर पे ये हेल्थ कार्ड उनको चेक करता है। पहला तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन, ZnFeCuMnBu, ठीक है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आता है सल्फर। और फिजिकल पैरामीटर्स आता है पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन। याद हो गया? गुड। तो माइक्रो वाले याद करो, जिंक, आयरन, आई थिंक ये कॉपर ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन, सल्फर, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है। हर किसान की जमीन को हर 3 साल में एक बार चेक किया जाता है और बताया जाता है कि भाई ये काम कर लो, ठीक हो जाएगा। समझ आया? इस सॉइल हेल्थ कार्ड के दम पर इन्होंने एक बनाया भू विजन कृषि रास्ता सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट। ये जो इक्विपमेंट है, ये मशीन जो है ना, दिस मशीन कैन डू सॉइल सैंपलिंग फॉर 12 पैरामीटर्स एंड सेंड द सॉइल हेल्थ कार्ड टू मोबाइल फोन इन 30 मिनट्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी है 30 मिनट के अंदर रिपोर्ट भेज देती है आपकी जमीन कितनी बेकार है, कितनी अच्छी है। इसको किसने डेवलप किया? आईसीआर ने, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, सॉरी ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के साथ मिलकर, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। 2015 में यूरिया की इतनी बड़ी दिक्कत को देखते हुए भारत सरकार कहती है कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो ये कुछ तो करना के चक्कर में इन्होंने बनाया नीम कोटिंग ऑफ यूरिया 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने 2015 से गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मैंडेटरी कर रहा हूं मैं भारत सरकार इस पूरे देश में कि आप नीम कोटिंग यूरिया यूज करेंगे। क्यों करें नीम कोटिंग यूरिया? फायदा क्या है? प्रिवेंट्स डाइवर्जन ऑफ सब्सिडाइज्ड यूरिया टुवर्ड्स नॉन एग्रीकल्चर पर्पस।
तो अगर नीम कोटिंग यूरिया कर दोगे तो यूरिया जो अलग सेक्टर में चला जाता है चोरी होकर, वो नहीं जाएगा, वो सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है। नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन सॉइल। अगर नीम कोट कर देते हैं ना तो यूरिया जो बहुत तेजी से सॉइल में डिजोल्व हो जाता है, सॉइल को खराब कर देता है ना, वो नहीं करता है। यील्ड बढ़ा देगा और प्लांट की लाइफ भी अच्छी कर देगा। नाइट्रोजन फ्रॉम द यूरिया एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और रिड्यूस करता है पेस्ट एंड डिसीज अटैक। आपने नीम देखा है ना, नीम का पत्ता कितना कड़वा होता है, अगर आप खाएं तो कभी, तो वो क्या करता है, पेस्ट और डिसीज अटैक से भी बचाता है। ठीक है, पेस्टिसाइड कंजम्पशन भी कम हो जाता है। इतने से बात नहीं बनी, तो उन्होंने बोला कि इसको देने के लिए ना हमें पैसा चाहिए। रिटेलर्स ने बोला हम क्यों दे सस्ते में, हमें तो महंगा पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला हम तुम्हें डीबीटी देंगे, इसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू किया इसके अंदर। ठीक है, इतने से भी काम नहीं हुआ, नीम कोटिंग यूरिया भी वर्क नहीं कर रहा था बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने सॉइल तो अपनी बहुत खराब कर दी थी। अब हमें जरूरत है नैनो यूरिया, जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2022 ने बोला कि ये यूज करते हैं। नैनो यूरिया का ये है कि अगर नॉर्मल पाउडर 90 किलो 500 रुपए का पड़ता है, 90 किलो, तो ये 500 मिलीलीटर से 240 का पड़ता है पर बॉटल। इसको इफ्को बनाता है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव क्लेम्स टू बी फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस लिक्विड नैनो यूरिया इन 2021। ठीक है, फिर आया नैनो डीएपी। डीएपी और डाई अमोनिया फॉस्फेट सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर इन इंडिया आफ्टर यूरिया। ठीक है, इसमें फोस्फोरस बहुत ज्यादा होता है, जो ना रूट डेवलपमेंट को बढ़ाता है, विदाउट विच प्लांट कैन नॉट ग्रो इन देयर। अगर डीएपी नहीं डालेंगे तो नॉर्मल हमारे प्लांट ना उग ही नहीं पाएंगे। हमने इतनी अपनी जमीन खराब कर ली है, समझ आया। तो खेत में बोने से पहले, बोने का मतलब है फसल डालने से पहले इसको डाला जाता है। ठीक है, इसको इफ्को ने लॉन्च किया था। 600 रुपये 500 मिलीलीटर, विच इज मच चीपर देन पावर बैग, जो कि 1350 का पड़ता है। पाउडर बैग यूरिया का 1350 का पड़ता है 50 किलो का, और यहाँ 600 रुपये 500 मिलीलीटर का। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। समृद्धि केंद्र, यार ये ना प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, इस पे याद रखना, गलती मत करना, कहीं भूल मत जाना। Ministry of Chemicals and Fertilizers to convert the existing fertilizer retail shops into model fertilizer retail shops called Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendra. These shops will act as one-stop shop for all the agriculture-related inputs, seed, fertilizers, pesticides, and services. ठीक है, prevent fertilizer misuse. PM BJP One Nation One Fertilizer, Ministry of Chemical and Fertilizers. स्कीम का नेम क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन पीएम बीजेपी। इसके ऊपर बवाल हुआ था कि यार आप अपना ही नेम रख रहे हो, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि इसकी फुल फॉर्म ये है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना चाहिए। पीएम प्रणाम स्कीम, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना, मैं एक बार बता देता हूँ। पीएम को प्रणाम कर रहे हैं केमिकल लोग, अब ऐसे याद रखो, पीएम को प्रणाम कर रहे हैं केमिकल और फर्टिलाइजर। ठीक है, टू reduce द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पीएम प्रणाम स्कीम बनाई है। मैकेनिज्म, इफ स्टेट गवर्नमेंट मैनेजेस, अगर स्टेट गवर्नमेंट ये मैनेज कर ले कि फर्टिलाइजर कंजम्पशन कम हो रहा है, मतलब समझ के चलो कि उसने 100 करोड़ रुपए सब्सिडी बिल यूनियन का बचाया है, तो उसको 50 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट फ्री में दे देगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फ्री में दे देगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पेस्टिसाइड वेस्टिसाइड्स में वीडिसाइड पढ़ने से पहले नीम ऑयल, पायरेथ्रिन और ये पढ़ते हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे भी एक तरीके से हमें बचाते हैं। पेस्टिसाइड है ये, जो हेल्प करते हैं कि, समझो ऐसे, कि कीड़े मकोड़ों को मारा जा सके। कौन कौन से? जैसे नीम ऑयल यूज होता है, पायरेथ्रिन एक बायोडिग्रेडेबल नॉन परसिस्टेंट पेस्टिसाइड है। ठीक है, कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैरेथियन, फोरेट, मोनोक्रोटोफॉल्स, मिथाइल डिमेथोन, प्रोफिनोफॉस एंड ट्राइजोफॉस आर अदर सच एग्जांपल्स। क्यों लगाया है मैंने इसे यहाँ? क्यों? बिकॉज कई बार नाम आ जाता है और आपको पता नहीं होता ये क्या है। ठीक है, पेस्टिसाइड वेडिसाइड का मतलब क्या है, समझ आ रहा है? कि देखो 25% क्रॉप लॉस हो जाती है हमारी हर साल इन कीड़े मकोड़ों की वजह से। तो हमें ने अडॉप्ट किया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, जिसमें हम लेकर आए पीकेवीवाई। अभी इसकी फुल फॉर्म क्या है समझ आएगा, पहले समझो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं ना, एग्रीकल्चर में अवॉइड करते हैं फर्टिलाइजर ना डालें। अब फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे, फिर यील्ड कम हो जाएगा, इसलिए ना उस क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं, कभी कोई क्रॉप उगा दी, कभी कोई क्रॉप उगा दी। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर डालते हैं, बायो पेस्टिसाइड डालते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो। इंडिया हैज मोर देन 44 लाख ऑर्गेनिक फार्मर, समझ आ गया, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है ये। तो इसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, लेकिन बायो वाले, बायोग्रेडेबल। सिक्किम, सिक्किम ना पहला स्टेट है जो पूरी तरीके से 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। ठीक है, आफ्टर सिक्किम नाउ त्रिपुरा उत्तराखंड ऑल्सो प्लानिंग टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। आगे सुनो। टू एनकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, भारत सरकार लेकर आई परंपरागत परंपरागत कृषि विकास योजना, पीकेवीवाई। एग्रो मिनिस्ट्री इसकी हेड होगी, कोर स्कीम नहीं है, मतलब कोर स्कीम है तो 100% यूनियन नहीं देगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे आओ, उतना ही था वहां पे।
यहाँ पे आओ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हम कोई लोन नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लगाते, ना सीड खरीदते ना फर्टिलाइजर, इसमें हम खुद से ही काम करते हैं। मतलब नेचुरल फार्मिंग का मतलब है विदाउट केमिकल, सिर्फ बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे और अर्थवर्म का यूज करेंगे, काव डंग, इन सबसे बनाएंगे। जैसे जीवा मित्रा का क्या है, जीवा माइक्रोबियल मित्रा मित्रा कल्चर, बीजा मतलब सीड ट्रीटमेंट, बायो पेस्टिसाइड कौन कौन से, अग्नियास्त्र ब्रह्मास्त्र नीमास्त्र, ठीक है। मोस्ट ऑफ द above आर मेड ऑफ काउ यूरिन। वापसा, ये क्या है, वाफासा, गिविंग वाटर आउटसाइड द प्लांट्स कैनोपी, समझ आ गया, ठीक है। ये वाली जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिस है, पहली बार स्टार्ट हुई थी कर्नाटक में बाय सुभाष पालेकर, हिमाचल, आंध्रा ऑल्सो फ्रंट रनर्स, ठीक है। व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री अकॉर्डिंग टू यू? कुछ भी नहीं छूटा है आपके एग्रीकल्चर में, टेंशन मत लेना। ये एक लेक्चर देख लो और जाके दुनिया का ना कोई भी मॉक टेस्ट दे दो, अच्छे नंबर लेकर आओगे। मतलब एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ज्यादा बोल दिया है ना, लेकिन तब भी यूपीसी के रिगार्डिंग तो कर लोगे, और पीसीएस में भी। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है इंटीग्रेटिंग ट्रीज विद क्रॉप्स एंड एनिमल्स। मतलब एक यहाँ पे है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स आसपास रियर कर रहे हैं, इसे कहते हैं बैम्बू एंड ऑयल पाम ट्रीज इन फार्मलैंड, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर और फिर फार्म मैकेनाइजेशन पे आ जाएंगे। सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर में हम ये देखते हैं कि जो हमारा आईसीआर है उसने डेवलप किया कंपोजिट इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, जो कि 51 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया, जो सॉइल वाटर क्वालिटी को चेक करता है। अगर आपको मैं एक चीज बताऊं तो द हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो बहुत ही मॉडरेटली सस्टेनेबल है। सबसे ज्यादा कहाँ है, मिजोरम, केरला, मध्य प्रदेश, आंध्रा, मणिपुर, वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड बेटर देन नेशनल एवरेज। राजस्थान वर्स्ट परफॉर्मिंग है। अच्छा मुझे बताओ 100 मिलियन फार्मर्स का वर्ल्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये पीवाईक्यू है। 100 मिलियन फार्मर्स पता है क्या होता है? इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म फॉर नेट जीरो एंड नेचुरल पॉजिटिव फूड सिस्टम बाय 2030। इसका तो मतलब वो पूछेंगे ही नहीं, पहली बात तो इंपॉर्टेंट है नहीं, दूसरा कि इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला, स्विट्जरलैंड में है ये इसका हेडक्वार्टर, बस इतना याद रखो, ठीक। फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब क्या है? फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब ये है कि आपके एग्रीकल्चर में मशीन्स कितना काम करती हैं, सिंपल, इससे अलावा कोई मतलब नहीं है। एक होता है लेबर ऑगमेंटिंग, एक होता है कैपिटल ऑगमेंटिंग। लेबर ऑगमेंटिंग में हम उनको क्या देते हैं, छेनी हथौड़ा और उनका हसिया हटा के, वो काटने वाला हटा के उनको सीधा मशीन थ्रेशर वगैरह पकड़ा देते हैं। और वहीं कैपिटल ऑगमेंटिंग में क्या करते हैं, पहले देखो हल आते थे लकड़ी के, अब स्टील के हल लाके दे दिए या लोहे के हल लाके दे दिए, हल्के भी हों स्टील के और मजबूत भी हो, तो जल्दी खेती हो जाएगी। इसे कहते हैं कैपिटल ऑगमेंटिंग और उसे कहते हैं लेबर ऑगमेंटिंग। फिर आता है फार्म मैकेनाइजेशन में चैलेंजेस क्या क्या है। इंडिया की जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है ना वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, टॉप नंबर पे है। हम ना 1/3 ऑफ टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का प्रोडक्शन करते हैं और 80,000 ट्रैक्टर हम हर साल एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका और एशियन में। लेकिन इंडिया के अंदर हमारे यहाँ ही हमने यूटिलाइजेशन लो कर रखा है। मतलब इंडिया का जो फार्म मैकेनाइजेशन है 40% है सिर्फ, हमारे पास मशीन हम सिर्फ 40% यूज करते हैं। वहीं चाइना में 60%, ब्राजील में 75%, यूएसए में 95% लोग यूज करते हैं। बताओ, लोग नहीं, 95% मशीन यूज होती है खेती करने में, हमारे यहाँ सिर्फ 40%। हाल देखो हमारा, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसके बावजूद ये हाल है। अब एग्री मिनिस्ट्री जो है स्कीम 2017 में लेकर आती है, ग्रीन रेवोल्यूशन, कृष्णोन्नति योजना, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन टू एड्रेस अबव चैलेंजेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक स्कीम लेकर आए हम लोग, एग्री ड्रोन, एग्रीकल्चर ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडीज देंगे, ठीक है। इसी के अंदर ये सब स्कीम है। इसमें ये कहा गया कि जो बेनिफिशियरी है जिसको ड्रोन लेना है, अगर वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है और वो ड्रोन हायरिंग सेंटर बनाना चाहता है तो उसको 50% सब्सिडी देगा और मैक्सिमम लिमिट 5 लाख है। अगर ये लोग लगाएंगे तो सेम, अगर वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप लगाएंगे तो 80% सब्सिडी कौन देगा, भारत सरकार, 8 लाख तक। याद कर लेना, इसे क्वेश्चन आएगा। हमारी बजट में एक स्कीम थी नमो ड्रोन दीदी, ये दीनदयाल अंत्योदय के योजना के अंदर चलाई गई, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंदर सब स्कीम है नमो ड्रोन दीदी, ठीक है। इसमें ड्रोन दिए जाएंगे 14,500 सिलेक्टेड वीमेन को एसएचजी में 2024 से 26 तक। दीज वीमेन एसएचजी विल गिव रेंटल ड्रोन सर्विसेज की, हमसे ड्रोन ले जाओ और अपने खेत में लगाओ और बढ़िया से काम करो। इसके ऊपर ही काम, फंडिंग कौन कर रहा था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड नहीं है इतना मनी देने के लिए, ठीक है, अकेले इस यूनियन संभालेगा। इसके बाद टू परचेज ड्रोन एंड एसेसरीज यूनियन गवर्नमेंट पेज 80% प्लस एसएसजी पेज 20%, ठीक है। बॉस कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, अ कमिटी ऑफ सेक्रेटरीट आईएएस मिनिस्ट्री, ये सब इसके अंदर कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। अब अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपको दिखाऊं यहाँ पे फाइनेंस और क्रेडिट में क्या हाल है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट।
ये निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। क्या लग रहा है वेयर हाउस कुछ खाने की चीज है? नहीं, तो कंज्यूमर अफेयर कैसे आ गया? अब देखते हैं, इसको समझते हैं यार, ये कहाँ कंज्यूमर है, कहाँ क्या है। निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट हम निगोशिएट कहाँ करते हैं भैया? थोड़ा कम लगा लो ना, जैसे फल लेने गए कम लगा लो ना भैया, तो जिससे याद रखना कंज्यूमर अफेयर्स में आता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, लॉ इन 2007। फार्मर अपना प्रोड्यूस इसके पास जमा कर देते हैं और यहाँ से एक रिसिप्ट उठा लेते हैं। उस रिसिप्ट को ये दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो बैंक में ये दूसरे के लिए बैंक में ये रिसिप्ट दिखाएं तो इनको पता लग जाएगा बैंक वालों की किसका इतना माल वहां रखा हुआ है, तो आपको उतने के पैसे दे देंगे, जाओ लोन लेकर। दूसरा, उसको ट्रेड कर दें कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में, और वहां पे वो पर्ची दिखाएं, बोले कि आप बोले मेरे पास इतना गेहूं है, तुम कितने में लोगे? वो बोलेंगे हम 100 रुपये मिलेंगे, और वहां आप 50 में पहले कहीं बेच रहे थे, तो यहाँ पे आप दे दो, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचता है, पैसा भी। वेयर हाउसिंग फॉर स्मॉल फार्मर्स, पीएम भाई 2023 में स्कीम लेकर आए। पीएम किसान भाई भंडारण इंसेंटिव स्कीम, बॉस एग्री मिनिस्ट्री, क्या है ये समझो। छोटे जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए ना, कि वो हु डू नॉट हैव मनी टू स्टोर देयर प्रोड्यूस इन वेयर हाउसेज, जिनके पास पैसा नहीं है कि वेयर हाउस में रख पाए, उनके लिए ना, तो बेसिकली अगर वो रख नहीं सकते, वो वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वेट नहीं करेंगे तो उनका सामान सड़ने लग जाएगा, है ना, तो उनको बहुत जल्दी बेचना पड़ता है। तो हुआ क्या, फार्मर्स विल बी गिवन सब्सिडी टू पे फॉर द वेयर हाउस रेंट, जो भी रेंट वो देंगे उसके लिए फार्मर को सब्सिडी मिलेगी। और जिन्होंने अपना हुआ है स्टोर देयर प्रोड्यूस इन द वेयर हाउस, दीज फार्मर्स विल गेट एडिशनल लोन इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स, ठीक है। ये उपज निधि वेयर हाउसिंग स्कीम्स अपना पढ़ लेना। हाँ, स्टोरेज कैपेसिटी देखो, हमारे कंट्री में सामान रखने की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, अनाज रखने की, जो देखते हो ना गेहूं के कट्टे आते हैं पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स पे, इंडिया में 47% है, इसको 100% करना चाहते हैं 2047 तक। यूएसए में 161% है, ब्राजील में 149% है, चाइना में 107% है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इसका बॉस है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, प्लस इन सबका सपोर्ट है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट देखो, उसके बाद है फ्लोस्पैन स्मार्ट वेयर हाउस, ठीक है। फ्लोस्पैन क्या है? इज अ टाइप ऑफ मोबाइल स्टोरेज यूनिट, इट कैन बी क्विकली इरेक्टेड विद स्टोरेज कैपेसिटी 400 मैट्रिक टन, बहुत जल्दी बन जाता है ये, 400 मैट्रिक टन तक ये स्टोर कर सकता है। मास्टरमाइंड कौन है? इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक। अभी कहाँ चल रहा है इसका ट्रायल? जेके एंड हिमाचल में, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ देखो स्लैश एंड बर्न, वो जो बर्न नहीं कर रहे थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसको बैन कर रखा है कि आप जला नहीं सकते हो, तब भी तभी देखो इंडिया दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है। एयर एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981, याद रखना 1986 नहीं है, यहाँ पे 1981 के अंदर बैन किया है। यूनियन कहती है कि हम 100% फंडिंग देंगे पंजाब हरियाणा दिल्ली में, क्योंकि वो जलाए ना, हमें दे दें, समझ आया? पता नहीं देते क्यों नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये वही सारे टर्म्स है जो हमने पीछे पढ़ी है, आप एक बार इसको देख लेना, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मखाना बोर्ड कहाँ पे है? बिहार में, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यूरिया प्लांट कहाँ है? नामरूप असम में है। रुपीज वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट मिथिलांचल रीजन बिहार में चल रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिहार में है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। सुनो, प्रधानमंत्री की धन धान्य कृषि योजना जो 2025 में आई है, वो टारगेट करती है 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को 3 पैरामीटर पे, कि वहां लो प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट क्रॉप है, नंबर ऑफ क्रॉप्स कम उगाई जा रही है, और बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसका मेन हेड है। ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा पता है? आप आप डीएम बन जाओ, आप करोगे, ठीक है। These 100 districts will get 5 benefits: agriculture productivity enhancement, crop diversification, sustainable agriculture practices, post-harvest storage at the panchayat and block level, irrigation of facilities improvement, loans for long-term and short-term purpose by convergence of 36 centralized schemes। समझ आया? अब यहाँ पे अपना जो मेन है वो खत्म हो जाता है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यहाँ पे खत्म होता है। अब कुछ पेजेस रहते हैं, वो बहुत ईजी है, लिटरली यू कैन डू इट बाई योरसेल्फ। इतना अगर आपने देख लिया तो यहाँ से एग्रीकल्चर में अगर 4 क्वेश्चन भी आते हैं तो यहाँ से 3 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। उस एक क्वेश्चन के लिए आपको पीडीएफ आगे की पढ़ लेना है। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली अवेलेबल है, नॉन, नाउ और नेवर प्रीलिम्स सीरीज के अंदर। आई गारंटी यू, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करें जो कि फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल है, रोज 11 बजे वीडियोस आती हैं इसके रिगार्डिंग, आपके 100 आउट ऑफ 60 to 70 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट हिट होने वाले हैं इस साल भी, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज इफ यू लव्ड द सेशन, इफ यू लाइक्ड इट, लेट मी नो योर व्यूज कि कैसे लगा, क्या एड ऑन करना चाहिए, क्या ठीक है। थैंक यू सो मच।